Assalamu alaikum viewers. Today we are again live on SARP Facebook page और आज हमारे साथ बड़े ही स्पेशल गेस्ट सबूर गयूर साहब मौजूद हैं। उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की, उनसे टाइम लिया और बड़ा एक्सपीरियंस्ड हैंड हैं ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और उनकी जो भी डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपर्टीज हैं और 45 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है, उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वेलकम टू अवर शो। ये माय प्लेयर। मैं सर का मुख्तसर तारुफ करवा देता हूँ फॉर माय ऑडियंस। सर जो हैं 1984 से एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट एंड मैन पावर डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च वर्क कर रहे हैं, एजुकेशन ट्रेनिंग इसमें एंगेज्ड हैं। उसके बाद सिंस अर्ली 1999 एजुकेशन ट्रेनिंग एडिशनल फोकस ऑन ट्रेड यूनियन, IR, लेबर लॉज इन नेशनल एंड मोस्ट पर्टिकुलरली एशियन पैसिफिक रीजन with increasing focus on policy dialogue and trade union capacity building। तो ये भी एक सर का आज हम इस एक्सपीरियंस से लर्न करेंगे कि बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज एशिया पैसिफिक रीजन में और इवन आउटसाइड दिस रीजन क्या क्या मामलात इन लेबर लॉज पे और इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रैक्टिसेस पे चल रहे हैं। और उसके बाद सर जो है 2006 onward जो है is working in increasing with increased focus on net and provincial policy development, and since 2019 active in international consultancy work, occasional participation in TV and radio current affair program जो हमेशा हमारे लिए बड़े मिशल राह होते हैं। मैंने स्पेशली उनसे काफी लर्न किया। ओवर 120 न्यूज पेपर आर्टिकल्स सर के पब्लिश हो चुके हैं। 12 प्लस बुक्स जो हैं विच आर हाफ एडिटेड। ओवर 100 रिसर्च पेपर्स जो हैं वो सर के वो भी अवेलेबल हैं। और सर ने वाइडली ट्रैवल किया है, पूरी दुनिया को देखा है और इस हवाले से भी लर्न करेंगे। और इसके साथ मैं मजीद ऐड कर दूं, ही इज फॉर्मर चेयरमैन पॉलिसी प्लानिंग सेल, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मैन पावर एंड ओवरसीज पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी इस लेवल पे सर एंगेज रहे। ही इज फॉर्मर डिविजनल डायरेक्टर ICFTU एप्रो सिंगापुर में सर का क्या एक्सपीरियंस रहा, जितने साल सिंगापुर स्पेंड किए उसके बारे में भी कुछ इंसाइट लेने की कोशिश करेंगे। और ही इज फॉर्मर डिप्टी रैप एंड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर FES पाक ऑफिस। FES आई थिंक जर्मन बेस्ड है, लेकिन सर से मजीद इसके बारे में सुनेंगे और सीखेंगे। एंड फॉर्मर कंसल्टेंट, टेक्निकल कंसल्टेंट, नेशनल मैन पावर। इसके अलावा सर सोमालिया, अफगानिस्तान और काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज में भी डिफरेंट असाइनमेंट पे रहे। तो ये सर मेरे पास जो थोड़ा मुख्तसर सा तारुफ था, जितना मैं आपको जानता था वो मैंने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया। अगर इसमें कोई कमी बेशी रह गई हो तो काइंडली इसमें ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद हम अपने शो को प्रॉपर आगे लेके चलते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है आपने बहुत कह दिया और बहुत शुक्रिया आपका। इसमें ऐड करने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब बेहतर ये कि जो सवाल जो आप चलते हैं देखते हैं कि ताकि देखूं कि आपने जो इतनी बातें कर दी हैं कि उसके मैं कहाँ तक पूरा उतरता हूँ। तो मैंने ये देखना है, मेरे लिए अब चैलेंज ये बन गया है। तो अब आप देखते हैं कि जी हम आगे चलते हैं। और अब आप थोड़ा सवाल करेंगे या कुछ? जी मैं बताता जी बिल्कुल। इसको हमने जैसे कुछ डिस्कशन पॉइंट्स डिसाइड किए और अपने व्यूअर्स के साथ भी इनको पब्लिक भी किया था। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट 1, ट्रेड यूनियंस, यूनिटी, ऑर्गेनाइजिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड नेटवर्किंग। इन जो एरियाज के बारे में सर आपकी क्या राय है और ये कैसे फिर कनेक्ट होते हैं हमारे लोकल इन्वायरमेंट के साथ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ट्रेड यूनियंस, इन चीजों के साथ इन एस्पेक्ट्स को कैसे आप कनेक्ट करते हैं? इस पे क्या है आपके व्यूज? काइंडली शेयर कीजिए हमारे साथ। इस पे बोलने से पहले मेरा ख्याल ये है कि मैं दो एक कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में या टेक्निकल स्टेटमेंट है वो मैं चाहता हूँ कि उसको जरूर दे दूं, ताकि ये कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए निस्बतन आसानी हो जाए मजीद डिस्कशन में। असल ये कि हम आम तौर पर ये समझते हैं कि जी ये हम जो लेबर को हम रात लेते हैं कि ले लेते हैं कि जो बस जरा जो हाथ से काम कर रहा है, कुदाली हुई उससे वगैरह वगैरह।
लेकिन टेक्निक अगर आप देखें तो लेबर तो हम सब हैं, आप भी लेबर हैं, काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आप अपने लिए आमदनी के जराये पैदा कर रहे हैं तो आप लेबर हैं। मैं भी टेक्निकली लेबर रह चुका हूँ इस लिहाज से। और इसके अंदर अगर देखें शामिल करें इसमें कौन लोग होते हैं, तो वो बेसिकली वो होते हैं जो कि बेसिकली दुनिया के लिहाज से देखा जाए तो बालिग हों, काम करने के काबिल हो, और काम करना चाहते हो या ना चाहते हो अलग बात है, चाहती हो ना चाहती हो अलग बात है। तो वो बोले से वो वर्कर्स हो जो कि जिसका भी मैंने जिक्र किया इस कैटेगरी में आए, जिसको अब आजकल लोग ये नहीं कहते कि इनके पास कोई स्किल नहीं है। आए लोग की जुबान में ये इंटरनेशनल जो जुबान में उसको कहा जाता है आजकल के, जी ये वर्कर्स भी लो स्किल्स हैं। मतलब वो जो कहते हैं कि ड्राइवर के पास स्किल है, इवन जो फार्मर जो बीज लगा रहा है या कल्टीवेट कर रहा है उसके पास स्किल्स है वगैरह वगैरह। ब्रिक वर्कर भी जो है जो उस बटा खिस्त में जो काम कर रहा है उसकी भी एक स्किल मौजूद है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसको स्किल ही नहीं है, इसका ये बेसिकली मुराद है। इवन जो कुक है हमारा, जब जो उनके पास स्किल होती है, वो अब तो शेफ जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट बन चुके हैं अगर वो अच्छे हो सके। लेकिन इसमें जो है लेसर स्किल्स जिसको कहते हैं, फिर टेक्नीशियंस आ जाते हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स आ जाते हैं, इसमें प्रोफेशनल आ जाते हैं, इसके अंदर हाई लेवल मैन पावर आ जाती है, इसके अंदर लेजिस्लेटर आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स और मैनेजर वगैरह भी आ जाते हैं। तो अगर आप ये देखिए ये तमाम को अगर इकट्ठा कर लें तो ये बेसिकली लेबर फोर्स के जुमरे में आते हैं। लेबर फोर्स में बेसिकली वो लेब जो लोग काम जो लोग इस फील्ड में आते हैं वो लेबर हैं। हम भी लेबर हैं, आप भी लेबर हैं, एक आम जिसकी लो स्किल्स हैं वो भी लेबर है बेसिकली। तो ये बेसिकली ये एक जो टेक्निकल डिफरेंस है ये हम सबको मेरा ख्याल है इसको ध्यान में रखना चाहिए। बल्कि जो लेजिस्लेटर्स हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए वो भी लेबर फोर्स का हिस्सा है, ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान में लेबर फोर्स, पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में जो लेबर फोर्स सर्वे होते हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उसके अंदर जब वो पाकिस्तान में माशाल्लाह 1.5-2 साल के बाद हो जाता है और फेयरली डिटेल होता है, उसके अंदर बड़ी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल जाती है वर्किंग कंडीशंस की, और कितना ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की मिल जाती है। उसके अलावा उसमें एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड मिल जाती है, उसमें चाइल्ड लेबर मिल जाती है। तो उसमें इन तमाम का जिक्र है कि पाकिस्तान में कितने फीसद लोग वर्कर्स हैं, कितने फीसद लोग ज़राअत के अंदर हैं, कितने फीसद लोग इंडस्ट्री के अंदर हैं, कितने फीसद लोग सर्विसेज में काम कर रहे हैं, कितने लोग जो है अनपेड फैमिली वर्कर्स हैं, कितने लोग जो हैं वो होम बेस्ड वर्कर्स हैं। वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, जिसकी बेस पे हम लोग हमारे लिए आसानी होती है कि मजीद काम कर सकें। तो एक तो ये, दूसरा ये कि अब ये लेबर फोर्स के अंदर एम्प्लॉयड भी शामिल होते हैं, जैसे आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं। मैं टेक्निकली काम करता था, अब तो मैं आराम से काम करता हूँ, कंसल्टेंसी मिल गई तो कर लिया, वरना आराम से लिखने का काम कर लिया वगैरह वगैरह। बिल्कुल सही। इसमें अनएम्प्लॉयड भी होते हैं, दोनों शामिल करें, एम्प्लॉय यानी कि बरसर रोजगार और बेरोजगार दोनों को मिला ले तो ये अब हमारी लेबर फोर्स बन जाती है। इसमें एक चीज जो और इम्पोर्टेंट है वो ये कि इसमें अनपेड फैमिली हेल्पर्स जो हैं वो भी एम्प्लॉयड शामिल होते हैं। अगर मेरे हमारे गांव के अंदर ये है कि बच्चा माँ बाप की मदद कर रहा होता है, फैमिली उसके अंदर ये फार्म के वगैरह होता है, दुकान पे लोग काम कर रहे होते हैं, बच्चा ना भी हो, मतलब मैं भाई हूँ, मेरा भाई की दुकान है, मैं बेरोजगार हूँ, बैठ के मैं भी काम करना शुरू कर दूंगा, तो मुझे नॉर्मली मुझे वो पैसे नहीं देता है, तो लेकिन मैं अनपेड फैमिली हेल्पर हूँ। इसमें होम बेस्ड वर्कर्स भी शामिल होते हैं, घर पे बैठ के काम कर रहे होते हैं या कर रही होती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान में जो टोटल लेबर फोर्स है वो 61 मिलियन है हमारे मुल्क के अंदर, तो थोड़ी सी ज्यादा है प्लस माइनस का, यानी कि 6 करोड़ प्लस है हमारे पास। उसमें खवातीन जो है 15 मिलियन है माशाल्लाह। ये लेबर फोर्स सर्वे की फिगर है ख्याल रखूंगा। अब आ जाए जो आपका ये मेरा ख्याल था ये टेक्निकल नोट है जो हमें पता होना चाहिए कि लेबर से मुराद हम क्या लेते हैं। लेबर में तो बड़ी वसी डेफिनेशन है इसकी। इसमें सिर्फ वो अब जो अभी नॉर्मली हमारे सिस्टम में ये बैठा हुआ है कि भाई वो जो काम करता है ना, बाहर काम करे वो लेबर है। बेसिकली हम सब लेबर, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। और इसमें ये फिर अब आ जाता है वो जो पहला आपका सवाल था जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड यूनियंस या यूनियंस जो हैं इनकी यूनिटी के बारे में, इनकी ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये कि आया वो कितने उनमें सलाहियत है, कितने लोगों को उन्होंने ट्रेड यूनियन में शामिल कर लिया, अपना मेंबर बना लिया। कहाँ का ट्रेड यूनियन है, कहाँ का ट्रेड यूनियन नहीं है, या ऑर्गेनाइजिंग में आ गया। उसके लिए ऑब्वियसली आपको कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ती है। कैपेसिटी बिल्ड कहाँ का करनी पड़ती है मैं थोड़ा सा बता दूंगा। भाई ये जगह है जहाँ के कैपेसिटी को बिल्ड करना पड़ता है, की जा रही है, पाकिस्तान में भी की जा रही है अपने लेवल पे जितनी भी हो सकती है। हतल मकदूर इसको हम कहते हैं, रीजन में भी हो रही है, दुनिया में भी हो रही है। ग्लोबल लेवल तो बेहतर जाता है और इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में तो बेहतर जाता है।
और ट्रेड यूनियन का बेसिकली ट्रेड यूनियन क्या है, बेसिकली अगर आप देखें, ये एक ट्रेड यूनियन क्या है, ये एक किसी जगह काम करने वाले या वाली को अगर उसके पास ट्रेड यूनियन है, वो उसका मेंबर है, तो इसको कलेक्टिव वॉइस देती है, जो उसमें मास्टर का और आका का और गुलाम का जो रिश्ता है वो खत्म कर देती है। कहे तुम मेरे नौकर हो, तो नौकर का रिश्ता खत्म हो जाता है इसके अंदर। उसके अंदर जो वर्कर्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो कोई इश्यूज होते हैं, जो बातचीत होती है, वो ये नहीं कि लड़के लड़ झगड़ के नहीं, आराम से एमिकली सेटल करना इसको कहते हैं। और यानी कि जिसके अंदर विन विन सिचुएशन की सूरत में ट्रेड यूनियन वो निकाल देती है। तो उसमें ये होता है कि वर्कर की वॉइस जब बनती है, ये सिर्फ वर्कर्स की ट्रेड यूनियन नहीं होती, ख्याल रखिएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑर्डिनेंस में, जैसे आपको पता है, या एक्ट के अंदर इवन एम्प्लॉयज की भी एसोसिएशन हैं, जैसे एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान फॉर एग्जांपल है। तो इसका मतलब ये ट्रेड हमारा लॉ इजाजत देता है इस बात की कि वो एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं, और उसके जरिए वो बाकायदा पॉलिसी डायलॉग में उनको लीगल स्टेटस मिल जाता है काम में पार्टिसिपेट करने का। पसंद ये कि इसी ये राइट टू ऑर्गेनाइज की वजह से, और जो जो लॉ के अंदर इजाजत मिल जाती है, तो उसकी वजह से जो वर्कर्स को जो रिप्रेजेंट तो करती हैं ट्रेड यूनियन या फेडरेशन कर लेती हैं, मतलब नेशनल सतह के ऊपर, ग्लोबली भी। सिमिलरली ये एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कौन करेगा, जो इतनी ह्यूज इंडस्ट्री है, उसके लिए एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान बनी हुई है। एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान फिर आईलो जो दुनिया का वाहिद यूनिक अदारा जो ट्राईपार्टाइट है, जिसमें के वर्कर्स भी होते हैं, एम्प्लॉयर्स के नुमाइंदे भी होते हैं, तो गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी होते हैं, तीनों मिलकर बैठते हैं तो फैसला करते हैं किसी चीज के ऊपर भी, वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो एम्प्लॉयर्स भी हो गए, वर्कर्स भी हो गए, और गवर्नमेंट भी हो गई। तो आईलो जो है, तो हम सब जानते हैं कि दुनिया का वो अदारा है जो कि यूनिक है, जो कि ट्राईपार्टाइट है, यानी कि सह अफ्रीकी है। उसके अंदर वर्कर्स के नुमाइंदे भी आते हैं, एम्प्लॉयज के भी होते हैं, और गवर्नमेंट के भी होते हैं। तो ये कहाँ आते हैं, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं तीनों, जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इनको रिप्रेजेंट करते हैं गवर्निंग बॉडी में आईलो की। बेसिकली जो गवर्निंग बॉडी और डिसीजन मेकिंग, जैसे उनकी पार्लियामेंट है, बेसिकली वो ग्लोबल बॉडी है, बेसिकली गवर्निंग बॉडी है। उसके अंदर जो ये जो है, उसमें वर्कर्स के नुमाइंदे भी हैं, और उसके अंदर एम्प्लॉयज के भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान एक जमाने में पाकिस्तान गवर्नमेंट के और एम्प्लॉयज के और गवर्नमेंट और वर्कर्स के नुमाइंदे तीनों जो गवर्निंग पार्टी के मेंबर थे, ये पूरी दुनिया में 54 होते हैं, ख्याल रखिएगा। 54 के अंदर से अगर माशाल्लाह 54 के अंदर पाकिस्तान का नाम अगर आ जाए, भले से वो एम्प्लॉयर्स में आए, भले से वर्कर्स में आए, भले से वो गवर्नमेंट में आए, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बादशाह तीनों उसके मेंबर होते थे। अब सूरत हाल ये कि आजकल के उसमें सम हो, इस वक्त जो रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की है, वो वर्कर्स की बेहतर इफेक्टिव है, क्योंकि पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेशन वहाँ पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं, उनको गवर्निंग बॉडी का मेंबर बनाया हुआ है। तो पाकिस्तान आईलो की गवर्निंग बॉडी में माशाल्लाह डेकेड से आ रहा है, आज से नहीं आ रहा है। ऐसे एम्प्लॉयज फेडरेशन भी बहुत रही है, और सिमिलरली गवर्नमेंट भी बहुत रही है, यानी गवर्नमेंट नहीं रही है। और ये तीनों मिलकर जब अगर तीनों हो इकट्ठे हो, तो वो मैं थोड़ा सा इसमें मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा आगे की जगह जाके कि हम कैसे ये काम करती है, क्योंकि मेरा खुद अभी आगे थोड़ा सा बताऊंगा जब वक्त आएगा। वो कह जी कि हम लोग खुद मैं वर्कर्स की जो कमेटी थी, जो कोऑपरेटिव अलायंस की कोऑपरेटिव्स के ऊपर थी, कोऑपरेटिव रिकमेंडेशन करवाए लोग की, उसका मैं दुनिया का सेक्रेटरी था वर्कर्स का। तो उसमें कैसे काम करते हैं, कैसे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक 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 शिक पास होती है, वो कैसे अप्रूव होती है, उसके अंदर वर्कर्स का क्या रोल होता है, क्या कोई हो सकती है बात जिसमें वर्कर्स जो शामिल ना हो, वोटिंग कैसे होती है, तो राइज ऑफ हैंड के जरिए होती है, वगैरह वगैरह, तो सारी इसमें आ जाती है बातें। तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि वो यूनियंस क्यों वो इम्पोर्टेंट है, या कि ये वॉइस देती हैं आपको। अब मैं 22 करोड़ पाकिस्तानी बैठे हैं, 22 करोड़ के नुमाइंदे कौन जाएगा 22 करोड़, उसमें एक आदमी चला गया, एक जैसे एम्प्लॉयज फेडरेशन का एक आदमी चला गया, अब वहाँ बैठ के काम कर रहा है, वो ये कर रही है, वो नुमाइंदा बना रहा है, अपने व्यूज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब क्या अपने स्पेशल एनवायरमेंट से उनको भी मतलब एडवांस कर रहा है, बता रहा है भाई हमारा ये मसाइल है, हमारे ये जो कुछ कंस्ट्रेंट्स हो, या जो अचीवमेंट्स हुई हैं, दुनिया में भी नाम भी आता है, पता चलता है कि पाकिस्तान में जो डेवलपिंग कंट्रीज में भी ये काम हो रहा है, कहीं कहीं जो हो रहा हो। तो ये इसलिए ये बेइंतहा जरूरी है। तो ये जो ट्रेड यूनियंस इसलिए हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है, ट्रेड यूनियंस जो है सिर्फ वर्कर्स की नहीं है, एम्प्लॉयर्स की भी हैं। आप देखेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री क्या हुआ, एक एसोसिएशन है, लेकिन उसको गवर्नमेंट हमारे आईआरओ ने उसको ये स्टेटस नहीं दिया है कि वो जो है रिप्रेजेंट करेगी एम्प्लॉयर्स को एज ए ग्रुप ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू
इंडस्ट्रियल रिलेशन, उसके लिए एम्प्लॉयज फेडरेशन पाकिस्तान है। और सिमिलरली फिर ट्रेड यूनियन ऑब्वियसली कई फेडरेशन पाकिस्तान, जिसका आगे जिक्र कर दूंगा। अब आ जाए कि अब अगर ये जो है ये बेसिकली अगर आप प्लांट, जैसे आप जानते हैं, आपसे ज्यादा पता है कि एक प्लांट लेवल के ऊपर अगर अगर एक यूनियन है तो उसकी वजह से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन जो कंड्यूसिव हो सकते हैं, प्रोडक्टिव हो सकते हैं, दोनों के काम आ सकते हैं, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन पैदा हो सकती है। बाज़ हालात में मसाइल भी आते हैं जो कि नेचुरल है, दुनिया में हर जगह आते हैं। फिर ये बातें, अब ये यूनियंस बन चुकी हैं यूनियंस की, लेकिन ये है कि अब यूनियन बन चुके हैं तो भाई बताओ आप कितने लोगों का रिप्रेजेंट करते हो। अगर मैं खुद ही यूनियन में आके बैठ जाऊं आप 6 लोगों की और कह दो जी मैं जो हूँ वापडा यूनियन को रिप्रेजेंट करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे कौन मानेगा। जैसे पाकिस्तान में अगर 4 यूनियन बन जाएंगी, 4 यूनियन या 15 यूनियन या XYZ बन जाएंगी, तो वो अगर 22 करोड़ या 61 मिलियन मैंने आपको बताया, या प्लस माइनस कर रहे हैं, उनको इतने वर्कर्स हैं पाकिस्तान के जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, तो उनमें कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे उनको भाई। वो कहेंगे भाई आप क्या हकीकत क्या है, कुछ लोग कहेंगे आपकी हैसियत क्या है। उसके लिए हम लोग देखते हैं कि ट्रेड यूनियन की यूनियन डेंसिटी क्या है, कितने बिल्कुल। फीसद लेबर फोर्स का यूनियन में आया हुआ है। अगर हम ये देखें तो दुनिया में 7% है ग्लोबल में। अब 7% दुनिया को शामिल कर ले लेबर फोर्स, तो वो वर्कर्स बेसिकली, तो वो जो है यूनियनाइज्ड हैं। लेकिन इसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे डेनमार्क है, स्वीडन है, हॉलैंड है, वगैरह वगैरह, इसमें 70% से ज्यादा वर्कर्स यूनियनाइज हैं। अब अंदाजा लगाएं कि 70 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में 70% लोग यूनियनाइज हैं। इतने ज्यादा लोग यूनियनाइज होंगे तो वो तो अब यूनियन का लीडर जो बात कहेगा उसका वेट होगा, उसका असर होगा, जी। उसका जो प्रेसिडेंट बात करता होगा वहां बैठ के, तो वो तो इसलिए वो उनकी से होती है, उनका वेट होता है। वो जैसे आगे कहीं जिक्र करूंगा जब वक्त आएगा, तो अब देखेंगे कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं वो लोग इसके अंदर। फिर ऐसे आ जाए जापान में 30% है। जापान की ट्रेड यूनियन बहुत स्ट्रांग है। इसका ये मतलब नहीं स्कैंडिनेवियन कमजोर है। जब सोशल सिक्योरिटी सिस्टम अगर आप देखें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का बेस्ट है। उसमें जहाँ गवर्नमेंट का रोल है वहाँ ट्रेड यूनियंस का रोल भी है कि कलेक्ट्रल भी उन्होंने एग्री किया, सोशल डायलॉग किया, बैठ के डिस्कस किया क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और तो उसमें बाज़ ये भी आता है कि मसले आ गए रोजगार के, बेरोजगारी के, तो एम्प्लॉयज और वर्कर्स आपस में मिलकर बैठते हैं, गवर्नमेंट से बैठते हैं, फैसला कर लेते हैं, ठीक है जी तो हमारी तनख्वाह कम कर दें आप, ठीक है जी हमें फ्लेक्सी आवर दे दें आप, ठीक है जी हमें जरूरी नहीं कि 36 घंटे काम कराएं या 38 घंटे काम कराएं, हमें आप 5 जब हमें 6 दिन काम कराएं, 5 का ठीक है, हफ्ते में 3 दिन काम करने को तैयार हैं। जब 3 दिन काम करेंगे तो तनख्वाह कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली ये इसका ये फायदा भी है, अगर ट्रेड यूनियन स्ट्रांग होगी उसकी उसकी वॉइस उतनी ज्यादा होगी वर्कर्स की, यानी कि वर्कर्स जो वहाँ के वॉइसलेस नहीं रहेंगे। इसमें ये भी होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो भले से भी यूनियनाइज हो या ना हो, जब फैसले होते हैं तो सबके लिए होते हैं। तो वो ये बहुत सब बड़ा पे फायदा implement है। बस जी। ये जो ग्लोबल लेबर मूवमेंट की जो जनरल सेक्रेटरी हैं शरण बरो हैं, ऑस्ट्रेलियन है बेसिकली, वो मतलब बैठती है, वो अपने हेड ऑफिस में है, इसमें ब्रसल्स में है। वो कहती हैं कि ऑल्दो आई मतलब द यूनाइज्ड वर्कर्स इन द वर्ल्ड आर 7%, but I represent the global workforce because I am the representative of the trade unions of the world। वो बिल्कुल तो उनकी बात बिल्कुल। सुननी जाती है। उनकी बात, उनका बात में वेट क्यों कि वो ऑस्ट्रेलिया की बेसिकली है, उनके साथ ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की ट्रेड यूनियन ने उनको इलेक्ट किया हुआ है, अमेरिका की 25% ने किया हुआ है, जापान की 30% जो यूनियन डेंसिटी है हासिल किया, लेकिन पाकिस्तान की कितनी है? पाकिस्तान की 3 to 5% है। पाकिस्तान 3% में ऑफ द टोटल वर्क्स वो जी जी, इसको बोले आप थोड़ा कुछ कह सा रहे थे। जी जी बिल्कुल, इसको एक कंपैरिजन की तरफ हम आएंगे बाद में कि पाकिस्तान में क्या कॉजेज हैं। ट्रेड यूनियन के ऊपर एम्प्लॉयर भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ट्रेड यूनियंस का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनको स्नब किया जाता है, लेकिन इसको हम लेटर पार्ट में लेते हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि हम ये इसको ऑर्गेनाइजिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, ये पॉइंट हमारे भी रहते हैं। ये कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर जो है वो कोई काम ILO लेवल पे या दूसरी एसोसिएशंस कुछ कर रही हैं, इस पे आप कुछ बताएं कि ताकि ये चैलेंजेस
उसी पे आऊँ, पाकिस्तान में थोड़ा, जी प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। पहले मैं चाहता हूँ कि 3 मिनट 4 मिनट यूनिटी पे ले लूँ। जी जैसे वो बिल्कुल। मैंने ग्लोबल बताया कि जो सेक्रेटरी जनरल है वो कहती हैं आई रिप्रेजेंट द ग्लोबल वर्क फोर्स, ओके। दो द यूनाइटेड वर्कर्स ओनली 7%। उसकी वजह यह है कि यूनिटी है वहाँ। जी बिल्कुल ठीक, यूनिटी बिल्कुल ठीक। मिल के जब वो बनते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो उनकी वॉइस बन जाती है कलेक्टिव। अच्छा, हम्म। पाकिस्तान दुनिया के अंदर क्या, कि दुनिया के अंदर ग्लोबली 3 इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन से फेडरेशन थी एक जमाने में। तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि जी कि अगर हम ऐसे ही 3 हम गए जी, तो मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड बैंक में रिप्रेजेंट करता हूँ दुनिया के वर्कर्स। के बाद जो है वो दूसरे फैक्शन से लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जी कह सकते हैं, या अगर हम WTO में गए तो वहां के डायरेक्टर जनरल जी कह सकते हैं भाई मुझे ये बताओ कि वो चंद पहले दो आए थे, वो कह रहे थे, अब आप कह रहे हो कि मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं किसको मानूं? तो उसके बिल्कुल लिए सही। उन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया मर्ज का। दो लार्जेस्ट जो फेडरेशन थी इसमें वर्ल्ड WCL और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन, जिसके एशिया पैसिफिक में मैंने काम किया 7-8 साल। इन्होंने प्रोसेस शुरू किया, एक कमेटी कायम की, एक उन्होंने काम करते रहे, प्रोसेस करते रहे। अल्टीमेटली 2006 में उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस बनाई। ओके। नाम बदल दिया अपन दोनों ने, के जी के ICFT भी गया, WCL भी गया। नाउ दे रीनेम एज WC। उसका नहीं, उसका ये ITU। फायदा क्या हुआ? अब ये 206 मिलियन वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कलेक्टिवली। 163 ममालिक से कर रहे हैं। जब इतनी ज्यादा तादाद में इतने ज्यादा लोगों को मेंबरशिप को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी वॉइस बन जाती है। तो ये यूनिटी ग्लोबल लेवल पे। और जहां वो देखते हैं कोई मसला आता है, वो देखते हैं कि डिवीजन है, उसको बकायदा एक वर्किंग ग्रुप बन जाते हैं, आहिस्ता से बातचीत करते करते उसको हल कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल। इसलिए आज जो ITU बनी है, जो बस्ट है, उसकी उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है वर्ल्ड बैंक में एनुअल मीटिंग, जब 1.5 साल का मीटिंग होती है, ये उसका फिर फॉलो एक्शन मैकेनिज्म बनता है कि जी जो डिसीजन लिए गए हैं, देखें आया उसमें अमल हुआ या नहीं हुआ। मसलन मैं जब मैं सिंगापुर से जाया करता था, तो मुझे वो, क्योंकि मैं I5 में काम कर रहा था, मेरा ऑफिस मुझे भेजता था। तो वो वर्ल्ड जब वुल्फरसन उसके सदर थे, उन्होंने देखा कि जब उनको ये कहा गया जी कि ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम आपका जो है, ये जो भी है गरीबों को गुर्बत दूर नहीं कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है। उन्होंने कहा भाई आप ट्रेड यूनियन के हो, आप खुद ही किसी को नॉमिनेट कर दो, मैं सेकंड उसको ले लूंगा 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। वो खुद रिसर्च करके मुझे एक अनबायस्ड पेपर दे दे, जहां बैठ के जो डेटा चाहिए मैं दे दूंगा, और उसके बाद वो फैसला कर लें, खुद रिपोर्ट दे दे, उसको हम ऑन करेंगे। वो रिपोर्ट जब उसकी रिपोर्ट आई, तो ट्रेड यूनियन उसके बाद ये कहना खत्म कर दिया कि पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोग्राम जो है वर्ल्ड बैंक का, वो आई वॉश है या आई वगैरह वगैरह। तो ये फायदा भी होता है, दोनों को हो जाता है इस तरीके से। और ऐसे ही ITUC जो है, जो ILO की जो गवर्निंग बॉडी, उसमें रिप्रेजेंट होती है थ्रू, जैसे पाकिस्तान की जो ट्रेड यूनियन के लीडर हैं उनका, ये इंडिया के या श्रीलंका के या बेल्जियम के या अमेरिका के अल-हज़ल के हस। लेकिन 54 में से 1/4 यूनियन के होते हैं, 1/4 एम्प्लॉयर्स के होते हैं, और हाफ जो होते हैं गवर्नमेंट के होते हैं। पाकिस्तान में अगर आ जाए, पाकिस्तान में यूनिटी के, पाकिस्तान में 7,000 प्लस माइनस यूनियंस हैं। 7,000 यूनियंस बनी हुई हैं। लेकिन 7,000 यूनियंस बनने में अगर आप देखें कि जरा थोड़ा सा इनको चेक करें, तो पता चलता है कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, यानी कि हम कंडीशन तय करते हैं वर्कर्स के नुमाइंदे और एम्प्लॉयज के नुमाइंदे बैठ के, वो सिर्फ 1,400 हैं, बल्कि 1,390 हैं आजकल। तो 1,400 कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट, 7,000 यूनियन, और 22 करोड़ की पॉपुलेशन, 61 मिलियन उसमें वर्कफोर्स। भाई आप तो ना इधर हो ना उधर हो, आपकी वैल्यू कितनी मिनिमाइज हो गई है, देखें आप। और उसकी वजह ये कि भाई अगर 1,400 कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया, 7 यूनियंस क्या कर रही हैं? वो 7 यूनियंस क्या कर रही हैं? वो एक उसमें डुप्लीकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, बोगस यूनियंस बनी हुई हैं, एम्प्लॉयर्स ने अपनी पसंद की बनाई हुई हैं, वगैरह वगैरह। उससे ट्रेड यूनियन की जो स्ट्रेंथ है नेशनल लेवल पे, वो घटनी शुरू हो जाती है।
तो फिर वो हड़ताल वड़ताल में ज्यादा जाना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल। इसी तरह अगर नेशनल लेवल देखा जाए कि नेशनल जैसे दुनिया के ऊपर तो एक लेबर मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बता दिया ITUC। फिर पाकिस्तान में कौन रिप्रेजेंट करता है, जिससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बात कर सके, या जिससे हम्म। एम्प्लॉयज फेडरेशन बात कर सके, या जो की जो गवर्निंग बॉडीज होती हैं, जैसे EOBI की है, सोशल सिक्योरिटी की है, वर्कर्स वेलफेयर फंड की और बोर्ड की है, वहाँ वो भी हम्म। ट्राईपार्ट होती है, उसमें एम्प्लॉयज के नुमाइंदे कौन से आएंगे, वर्कर्स कौन से आएंगे। पता चला हम्म। कि जी पाकिस्तान में अभी तक हमारे यहाँ नेशनल सतह के ऊपर एक नेशनल फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन नहीं बन सकी, हम्म। मल्टीपलिसिटी है। बिल्कुल लेकिन सही। उसमें लकीली एक प्रोसेस चला था कि जिसमें यूनिटी बढ़ी, तो तीन जो लार्जेस्ट यूनियन थे, जिसमें जो 2005 में सितंबर में भी एक लंबा प्रोसेस है, जिसमें मैं सिंगापुर से एक्टिवली इन्वॉल्व था, और हम्म। जहाँ कंट्रीब्यूशन कुर्बानियाँ पाकिस्तानी वर्कफोर्स लेबर लीडर्स की हैं, वहाँ शायद हम लोगों ने, मैंने भी कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया होगा टू फॉर यूनिटी। उसके लिए कितने सीरीज की कंसल्टेशन की, वगैरह वगैरह की। तो उसके बाद ये कि पाकिस्तान में पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन बनी है, जिस जो कि ILO में जिसकी नुमाइंदगी भी होती है, पाकिस्तान की हम्म। नुमाइंदगी उसके थ्रू होती है वो। तो वो ये बिल्कुल कि सही। हाफ हाफ यानी कि स्लाइटली लेस देन हाफ स्लाइटली लेस देन ए मिलियन वर्कर्स को ये रिप्रेजेंट करती है। तो उसकी वजह से ये कुछ हमारे पास ये जो है वो कोई नुमाइंदगी मिल जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, ओवरऑल ओवरऑल हमें बहुत बड़े मसले हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला यही है वो के जी की ट्रेड यूनियन जो हैं वो डिवाइडेड हैं, लड़ी हुई हैं, वो एक हम्म। दूसरे के खिलाफ बेहतर ज्यादा हैं। जब हम्म। देखें 1400 CBAs हैं, और 7,000 प्लस यूनियंस हैं, तो बाकी क्या कर रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट्स पाकिस्तान के अंदर कोई टेंस ऑफ थाउजेंड्स हैं। अगर आप आ जाए लार्ज और मीडियम और स्मॉल, और तो ये मेरा ख्याल कोई तकरीबन 70-80 हज़ार 90,000 के करीब है। 1400 इसमें CBAs कहाँ कवर करेंगे उनको। नहीं नहीं कर सकती सर। अगर ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखा जाए हम एस्टेब्लिशमेंट उनको लेते हैं कि जिनमें IRA लॉ करता है कि यूनियन बनाई जा सकती है, तो वो तो आई थिंक मोर देन 100,000 होंगी। 1 लाख से भी ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट्स होंगी, लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं है। अभी मैं सर इस पे कैपेसिटी बिल्डिंग को इसके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। हम ये देखते हैं कि पॉलिटिक्स एक वर्ड है नेशनल लेवल पे। वर्ड पॉलिटिक्स जो है, अब हम उसको जब जनरल पब्लिक में जिक्र करते हैं, पॉलिटिक्स तो एक कंप्लीट साइंस है और एक आर्ट है बल्कि। तो लेकिन वो उसको समझे कि धब्बा लग गया हुआ है। वो समझा जाता है, किसी को कहा जाए कि ये बड़े पॉलिटिकल माइंड का है, तो वो दानिश्वर होता है बेसिकली, लेकिन लोग समझते हैं कि ये करप्ट होगा, कि पॉलिटिकल माइंड का है। तो थोड़ा सा इसी तरीके से ट्रेड यूनियंस के साथ भी थोड़ी सी कुछ इदारे जैसे स्टील मिल, रेलवे, PIA, तो इन इदारों का जो हम देखते हैं कि आम आदमी उठकर कमेंट कर देता है कि जी इसका वन ऑफ द कॉज इज ट्रेड यूनियंस। तो हम ये कैपेसिटी बिल्डिंग को इसके साथ कनेक्ट करें, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आपने बताया कि वहां 70% लोग यूनियनाइज्ड हैं, स्टाफ जो है या नॉन मैनेजमेंट या वर्कर जो है दे आर यूनियनाइज्ड। तो पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है कि उस तरीके की एजुकेशन नहीं आई, क्योंकि हम इंटरनेशनल मीडिया पे उनके प्रोटेस्ट भी देखते हैं, बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं। वो प्रोटेस्ट अपने किसी एक येलो कलर की टी-शर्ट्स पहन के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, या वो कोई सॉन्ग गा के को प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी सुनी भी जाती है। फिर तो हमारा प्रोटेस्ट का तरीका डिफरेंट है। फिर हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का डिक्लाइन वो टैग्ड विद ट्रेड यूनियंस है। तो इसके ऊपर आप क्या थोड़ा सा हमें गाइड करें, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? एक जब मैं सिंगापुर में था, तो IFI यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली वर्ल्ड बैंक और IMF है, और रीजनल लेवल पे एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो जब ग्लोबल लेवल पे डायलॉग शुरू हुए वर्ल्ड बैंक और IMF से, तो फिर उसी तरीके से रीजनल लेवल पे एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भी डायलॉग शुरू हुए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी ग्लोबल बॉडी की एशिया पैसिफिक में। तो वो एक डायरेक्टर जनरल ADB ने कब कहा जी आपके काउंटर पार्ट हैं, इन इश्यूज के लिए बातचीत करें आप। तो एक हमने एक उनसे मीटिंग रखनी थी, तो उसका टॉपिक मैं रखा कि जी कि कोर लेबर स्टैंडर्ड्स, मैंने नहीं बल्कि मेरे दफ्तर ने रखा, प्रपोज करके भेजा
तो उन्होंने कहा जी कि जो मर्जी रखें आप, लेकिन एक चीज ऐड करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो कि प्रोडक्टिव हो, एम्प्लॉयमेंट पैदावारियत होगी। ये नहीं कि मैंने 6 लोगों को रोजगार दे दिया, 18 को दे दिया। स्टील मिल की या पीआईए का आपने जिक्र किया या रेलवेज का किया, शायद इनमें से अक्सर अदारे ओवर स्टाफ्ड हैं। स्टील मिल तो बंद पड़ी हुई है, फिर भी वहां रखे हुए लोगों ने। पीआईए के अंदर जहाँ 21 होती है वहाँ माशाल्लाह 4-4 काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है ये हैं। तो लेकिन जो पॉइंट पर ये कि इसमें हमें मसला क्या, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं इसी IFIS के सिलसिले में भी एक हम लोग शुरू किया कैपेसिटी बिल्डिंग में कि रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे वर्कशॉप सेमिनार कराएं कि ये फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज एंड इम्प्लीकेशंस फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशंस। अच्छा, उसमें जब बातचीत आती है तो उसमें प्राइवेटाइजेशन का बड़ा जिक्र आता है ट्रेड यूनियन के सिलसिले में। हम लोग श्रीलंका में बैठे हुए थे, मैं आया हुआ था सिंगापुर से। तो सिंगापुर सॉरी श्रीलंका, सिंगापुर में चल के श्रीलंका आए हुए थे। तो वहाँ जो IMF के नुमाइंदा थे उनको बुलाया, उनको हमने इनवाइट किया, वो आगे, उनकी मेहरबानी थी। उन्होंने आके एक जो घंटे का सेशन था उसको उन्होंने एड्रेस किया, वहां उन्होंने अपनी राय दी। उसमें जो सवाल जवाब हुए तो उसमें एक ने कहा जी कि why you are favoring privatization, we say no to privatization। उन्होंने कहा कि मैं आपको ये ऑफर कर रहा हूँ कि अगर आप मुझे डिटेल एक जस्टिफिकेशन दे दें कि आपके मुल्क में इस ऐसे अदारों की प्राइवेटाइजेशन जरूरी है या नहीं है, कि डाउन साइजिंग जरूरी है या नहीं है, आप खुद काम करें फिर डिस्कस कर लें आके मुझसे। तो अगर आपने मुझे कन्विंस कर दिया और बगैर लड़े, बगैर कुछ किए, तो मैं यकीन जाने में आपकी गवर्नमेंट को कन्विंस कर दूंगा कि नहीं, इसको हमने नहीं करना है प्राइवेटाइज, इसको हम इस अदारे में डाउन साइजिंग नहीं करनी है। तो मैंने फिर अपने जो थे लोग, जो हमारे जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन थी श्रीलंका में उस वक्त, मैंने उनसे कहा कि भाई इसको आप ले लें, इस चैलेंज को ले लें, बैठ के काम करते हैं। हम चाहिए, लेट्स कम आउट विद वर्किंग पेपर कि why it should not be privatized और why there should not be downsizing। रीजन दें, लॉजिकल हो, जो सेलेबल हो। तो वो इस पर तैयार नहीं हुए थे, जो जो यूनियन वाले वहां के थे ना। तो मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता इसलिए कि ये बातें वो हैं जो ऑफिशियल हैं, तो अच्छा नहीं है कि इसको खोल देना। तो ये पॉइंट ये है कि वो, अगर हम इसे नो टू प्राइवेट, जैसे अभी भी कहते कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं हो सकती, पार्ट टाइम वर्क नहीं होगा। जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं वहां की यूनियंस राजी हो चुकी हैं, कहती हैं ठीक है जी, आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स रखें, आप पार्ट टाइम वर्कर्स रखें, आप फ्लेक्सी आवर्स कर दें, लेकिन ये टर्म्स कंडीशंस को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे उनकी पर आवर जो वर्क वेज होगी या पे होगी उतनी होगी। उनके जो है उनके लिए सोशल सिक्योरिटी का इंतजाम होगा, कंट्रीब्यूशन होगी उनके लिए, जो है जो बेनिफिट्स उनको मिलते रहेंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। ये आप कर ले तो हमें कोई इतराज नहीं। आप जो इंडस्ट्री के लिए डेवलपमेंट की जो चाहे कर लें, क्योंकि फिर अल्टीमेटली यूनियन रियलाइज किया नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे कि ये जो बहुत जरूरत है इस बात की है कि आप एस्टेब्लिशमेंट की ग्रोथ को भी मद्देनजर रखें। अगर एस्टेब्लिशमेंट ग्रो नहीं करेगी तो आप डिमांड किससे करेंगे। इसकी एक और मिसाल ले लें आप। हम बैठे हुए थे वर्ल्ड वाशिंगटन के अंदर, जो एक डेलीगेशन ट्रेड यूनियन का गया हुआ था, लीडर्स का। हम लोग तो बेसिकली सेक्रेटरिएट का पार्ट बनते हैं ना। तो उसमें जो एक सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब हम लोग इस वॉशिंगटन में इस बैंक का जो ऑफिस था, इसके बाहर खड़े होकर नारा लगाया करते थे। हम नारा लगा के चले जाया करते थे। आज देखो, आज अंदर बैठे हुए हैं, कितने हमारे सी चेंज आया माइंड सेट के अंदर हमारे, कि अब हम इतने बदल गए हैं कि हम अंदर बैठ के बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, अपने मसाइल से उनको आगाह करते हैं, उनकी उनकी भी जो कस्टमर सुनते हैं, अल्टीमेटली विन विन सिचुएशन निकाल लेते हैं हम लोग। कोरिया की मिसाल ले लें आप। कोरिया में एक जमाने में बेइंतहा ट्रेड, एक जमाने में वहाँ वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन बेइंतहा ज्यादा थी। मैं बात कर रहा हूँ 60s और 70s की या 80s तक की। वहाँ जमाने मैक्सिमम फोकस था कि जी किसी किसी ग्रो करो ग्रो करो ग्रो करो। उसमें यूनियंस किसके ऊपर यूनियंस जो है फोकस कर रही थी,
यूनियंस फोकस कर रही थी कि जी कि ठीक है, पहले तो राइट लें वर्कर्स के, वर्कर्स राइट्स को प्रोटेक्ट करें, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव कराएं, ट्रेड यूनियन साजी करें, उसके बाद ये कि कलेक्टिव बार्गेनिंग करें। ये काम करना शुरू किया उन्होंने। उन्होंने ये नहीं सोचा यूनियंस ने और फेडरेशन ने कि भाई ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट हो रही है, जैसे जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था मिड 90s में, चलता रहा, बहुत ज्यादा रहा, बाद में भी आया। उसकी बेसिक वजह क्या थी कि कोरिया के अंदर पॉलिसी सी आई गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से वहाँ बड़े बड़े जिसको वो चैबल्स कहते हैं कोरिया की जुबान के अंदर के, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप बन गए थे वहाँ, जिनके पास बैंक भी थे, जो रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे थे, जिनके पास मल्टीपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो ऑटोमोबाइल बना रहे थे, और वो जो है वो टेलीविजन ही बना रहे थे, वो टेलीफोन ही बना रहे थे, अला हज़ल कयास। और फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी की बोरिंग लेनी शुरू कर दी, शॉर्ट टर्म, जो कि एक्सपेंसिव होती है। कोरिया की गवर्नमेंट ने नहीं सोचा, कोरिया की ट्रेड यूनियन ने सोचा कि भाई अब इतना ये पैसा ले रहे हैं, बैंक का एक्सपोजर जो है, बैंकिंग लॉ बने हुए जिसमें जो स्टैंडर्ड्स बने हुए उसके, ये बेसल कमेटी के, जो कि स्विट्जरलैंड में है, कि जी किसी एक इंडिविजुअल एंटिटी को अब इससे ज्यादा एक्सपोजर नहीं देंगे अपने बैंक का। जब बैंक का मालिक ही बन गया तो उसने तो अब 60% 70% खुद ही लेना शुरू कर दिया कर्जा। कर्जा ले लिया, कर्जा लेकर उसने रियल एस्टेट में लगा लिया, कर्जा ले लिया, शॉर्ट टर्म बोरिंग ले ली, कर्जा लिया लोकल करेंसी में, और कर्जा लिया उसने लोकल करेंसी में, इसमें इसमें लिया, डॉलर्स के अंदर लिया। अब जहाँ अब आमदनी पैदा करेंगे लोकल करेंसी में, उसके भी डॉलर्स खरीदेंगे और फिर बाहर वापस करेंगे उनको। कहाँ से करेंगे? शॉर्ट टर्म, और जो शॉर्ट टर्म की बोरिंग का जो होता है वो महंगी होती है और वापस करना पड़ता है लाजमी। जो वापस एक पॉइंट आया कि उनके पास पैसे खत्म हो गए, गवर्नमेंट के पास भी फाइनेंशियल रिजर्व नीचे चले गए, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जो थी, मतलब जो उनकी लाइबिलिटी पूरी नहीं कर पा रहे थे, कोलैप्स कर गए वो। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस वजह से आया था। इसमें फिलीपींस भी शामिल है, इंडोनेशिया भी शामिल है। 8 गुना इनकी करेंसी गिरी है, 8 गुना। तो फिर वहां उन्होंने हम लोग मिसाल देते थे, भाई अगर आपने सिर्फ जोर दिया अपने प्लांट के ऊपर कि हम वर्किंग कंडीशन इंप्रूव कर लें, हम जो है ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ को इंप्रूव कर लें, आपने ये नहीं देखा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्लोबल डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, आपकी मुल्क की क्या क्या पॉलिसीज हैं। अगर वहां आपने फोकस नहीं किया, आपने ये जैसे पॉलिसी ये बनी कि जी को गुजारिश दे दी कि जी जो चाहे इन्वेस्टमेंट करो, जितना पैसा चाहो लगा लो, यानी पाकिस्तान में बन चुके हैं कुछ ग्रुप ऐसे बने हुए हैं जो होल्ड करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को। ये भी टेक्निकली गलत है। एक इंसान को, एक एंटिटी को इतना स्ट्रांग नहीं करना चाहिए। जैसे एक ग्रुप के पास बैंक्स भी हैं, उसके पास टेक्सटाइल मिले भी हैं, अला हज़ल कयास हैं, तो और आपके मिसालें मौजूद है, मैं किसका नाम लेना अच्छा नहीं लगता। तो उसमें ये कि ये फिर बेसिकली जो उसकी ये देखे, ये बेसिकली ये गवर्नेंस का इशू आ जाता है ना, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का इशू है कि उसके अंदर आप अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म जो है सफरिंग आवाम के लिए छोड़ देते हैं। उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती है, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन महंगा ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से आपको वल्नरेबिलिटी, आपकी इकोनॉमी की महंगा बढ़ जाती है। ये पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में होती है, तो पाकिस्तान में भी वो आने वहां शुरू हो गई। तो वहां फिर अल्टीमेटली उन्होंने रियलाइज किया। अभी भी कोरिया के अंदर बड़े अरसे तक एक उनकी जो नेशनल सेंटर था, वो कहता था, IMF कहता था आई एम फायर्ड, आई एम फायर्ड। ये IMF नहीं है, इसका काम ये है कि यू आर फायर्ड, यू आर फायर्ड, यू आर फायर्ड, डाउन साइजिंग वगैरह वगैरह, प्राइवेटाइजेशन। और दूसरा उन्होंने क्या, उन्होंने 50 साल हुए थे वर्ल्ड बैंक IMF के, उन्होंने कहा 50 years इज एनफ, जाओ खत्म करो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं दुनिया को। ये बहुत बड़ी एक एक कैंपेन लॉन्च हुई थी ग्लोबली, इनको खत्म करो, इस काबिल नहीं है करें। तो इससे पहले कि वो इम्प्लीकेशंस आ जाएं, उससे पहले पहले इसका ट्रेड यूनियन को इस पे जोर देना चाहिए। इसके लिए नेशनल सेंटर चाहिए, उनकी कैपेसिटी चाहिए, उनकी कैपेबिलिटी चाहिए, उनके लिए रिसोर्सेज चाहिए। जापान के अंदर मैं गया हूँ, जापान में जो ट्रेड यूनियन है उसके पास नंबर ऑफ PhD उसके स्टाफ के ऊपर हैं जो कि रिसर्च डिपार्टमेंट में है, मैं उनसे मिल के आया हूँ। इसके अलावा उन्होंने जो लेबर फ्रेंडली प्रोफेसर हैं, फुल प्रोफेसर, उनको भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है। जब बातचीत करते हैं तो इन तमाम से डिस्कस करने के बाद गवर्नमेंट के पास, तो आप देखेंगे जब ये चीजें लेके वो बेस बना के गवर्नमेंट के पास जाएंगे, बात करने जाएंगे, तो उनकी बात में कितना वेट होगा। एक तो उनके PhDs अपने डिपार्टमेंट में हैं, तो ये कैपेसिटी है, ये इसकी जब इसकी वजह से उसकी जो है ना यूनियन की वजह से यूनियन की विजिबिलिटी जो है
एज ए पार्टनर इन डेवलपमेंट सामने आनी शुरू हो जाती है। नेशनल लेवल के ऊपर भी जापान के अंदर कोई पॉलिसी नहीं बन सकती जब तक ये ट्रेड यूनियन ना कर रहे, वो उनसे पूछ बिल्कुल रहे हैं। सही। इवन सो मच रशिया में जब बहातिर साहब प्राइम मिनिस्टर पहले थे, वो दुनिया में कहीं डेलीगेशन लेके जाते थे, कहीं भी उनमें एक कंपोनेंट होता था उनके डेलीगेशन का जो ऑफिशियली आता था, जो कि एम्प्लॉयर्स होता था। ओके। कि भाई ये प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्री ने काम करना है, हम तो सिर्फ नेगोशिएट कर सकते हैं ना, हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, वी आर द एनेबलर्स, काम आपने करना है। तो आप मिले बातचीत करें। एक ट्रेड यूनियन का भी होता था कि भाई देख लो आपके कंसर्न है, बैठ के डिस्कस कर लो यहाँ। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही सर। जी जी। कंसल्टेशन, इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन, ये ये क्यों हुई कि वहां भी ट्रेड यूनियन इंपॉर्टेंट बन गई। उन्होंने अपनी रिसर्च कैपेसिटी को बढ़ाया, लेकिन नहीं बढ़ाया जितनी जापान की बढ़ी हुई है, जितनी फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की बढ़ी हुई है, जितनी की ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बढ़ी हुई है, जितनी जर्मनी की बढ़ी हुई है। जर्मनी के पास ही पीएचडीज हैं। तो पीएचडी आपके पास लेबर में होंगे, पीएचडी आपके पास स्पेशल फील्ड में होंगे, तो आप बताएं कि वहां जब ट्रेड यूनियन के लीडर कोई बात करेगा उनके फीडबैक की इनपुट्स की वजह से, तो उसकी उसकी से कितनी ज्यादा हो, कितना बेटर जो होगा। जी ये बिल्कुल। कैपेसिटी है डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं है। जब मैं जी अब एक तो ट्रेड यूनियन पाकिस्तान में लोगों को बुलाते ही नहीं है। मतलब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का जो डेलीगेशन आता है, उनका ये पॉलिसी डिसीजन है कि जिस मुल्क में आईएमएफ का डेलीगेशन जाएगा, स्टाफ और कंसल्टेशन होती है आर्टिकल 4 के तहत, हर साल होती हैं। तो बिल्कुल उसमें सही। उनको कहा गया था कि जी आपको नेशनल लेवल पे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें ट्रेड यूनियन शामिल हैं, उनसे आपने बायलैटरल बातचीत करनी है। वो ना हमें पता है, हमसे मुराद मैं नहीं, मैं हमारे यूनियन को ना हम कोशिश करते हैं, ना हम तैयारी करते हैं। अगर हम जाके कहते नहीं ये तुझसे प्राइवेटाइज नहीं करना है जी, ये आपने ये नहीं करना है आपने जी, तो उसका नहीं फायदा नहीं तो क्या होगा? वो तो नहीं तो हम बेवकूफ आ जाएंगे प्रेस जी, जो बोल दिया आपको क्लब, श्रीलंका आप को। प्राइवेट नहीं करना, हम नहीं तो परसों प्रेस क्लब पे आ रहे हैं तो तो इसमें सर ये रिगार्डिंग ट्रेड यूनियन कैपेसिटी बिल्डिंग। एक दफा दोबारा कहिएगा। जी मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे तो कैपेसिटी का बिल्कुल एक लैकनेस हम देखते हैं। यहाँ पे ये होता है कि जी बस प्राइवेटाइज नहीं करना, रोजगार नहीं खोना, नहीं तो हम जो है ना संडे को या जुमे की नमाज के बाद प्रेस क्लब के बाहर आ जाएंगे। तो हमारी तो ये है यहाँ पे प्रैक्टिस। अच्छा, दूसरी तरफ इसको सेकंड पार्टी की भी सर बात करनी इंपॉर्टेंट है। अब मेनली हम देखते हैं ये जो हमने जैसे यूनियंस का नंबर भी शेयर किए, जो ज्यादा चैलेंज आता है ना सर, वो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस के अंदर मैं देखता हूँ कि वहां पे ज्यादा चैलेंजेस हैं। एमएनसीज भी एक्सेप्ट कर लेती हैं ट्रेड यूनियन को, नेशनल लेवल की कॉर्पोरेशंस भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो जो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं, विदाउट कोटिंग एनी नेम और किसी स्पेसिफिक की कोई एग्जांपल कोट किए बगैर कैपेसिटी बिल्डिंग की सिर्फ बात करते हैं, तो वहां पे भी जरूरत है। और वहां पे आईएलओ एम्प्लॉयर की कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर कोई काम कर रही है? कभी ये भी एजेंडाज आते हैं या कभी को पास्ट में रुक ऐसे? गई है। अच्छा, सिग्नल सिग्नल की सर आपकी तरह मैंने आपका जी अभी क्लियर है। अच्छा, मैंने आपका पूरा सवाल सुना नहीं, लेकिन जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, आपने कहा है कि कैपेसिटी नहीं है हमारे पास वो, और उसमें एक तो ये कि जो मल्टीनेशनल्स हैं उनको तो कवर कर लेते हैं, या जो 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 बड़ी बड़ी स्टैब्लिशमेंट्स है वहां भी यूनियन बन जाती है, या पब्लिक सेक्टर की जो एंटरप्राइजेस हैं वहां बन जाती हैं। लेकिन ये कि जो इतनी ज्यादा यूनियन जो है, जो कि फैमिली ओन्ड है पाकिस्तान के अंदर, बेसिकली वो जैसे फैसलाबाद के अक्सर जो यूनियंस हैं, ओनर्स हैं, मिल ओनर्स जो हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक हो सकता गलत हो, वो जो हॉस्टाइल, दे आर हॉस्टाइल टू द यूनियंस। वो समझते हैं कि ये जो है ये डिस्टर्ब करते हैं पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस को। पहले तो एक इसमें इनडायरेक्ट आप जवाब सुन लें कि मैंने एक स्टडी की थी जिसमें ये देखना था मैंने कि क्या यूनियन है, जहाँ यूनियन नहीं है वहाँ ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस रिलेशन इस सूरत में कि ये हड़तालें कितनी हुई हैं, प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ रही है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशंस कैसे हैं, और वेजेस का लेवल क्या है, वर्किंग कंडीशन कितनी खराब है या अच्छी हैं, जहाँ यूनियंस थी। और उसी का कंपेरेबल मैंने देखा था कि जिसमें यूनियन नहीं थी।
तो जब मैंने ओवरऑल कलेक्ट करके मैंने ये जो मैंने एनालाइज किया तो मुझे पता चला ये अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रिंट नहीं हो सका है। 2006 या 7 2014-15 का शायद ये है एक सर्वे। तो उसमें 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 पता चला कि जी जो यूनियनाइज्ड वर्कर्स प्लांट में एंटरप्राइजेज हैं, वहाँ की एफिशिएंसी, वहाँ की प्रोडक्टिविटी, वहाँ की ग्रोथ और वहाँ के वर्कर्स का जो लेवल ऑफ जो इनकम है और जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बेहतर ज्यादा अच्छे हैं बनिस्बत नॉन यूनियनाइज्ड की। एक तो ये बात है। और ये जो है ये वर्ल्ड बैंक ने भी एक स्टडी की थी एक जमाने में, और उनकी इतनी इतनी बड़ी किताब है तो उन्होंने दुनिया के रेफरेंसेस दिए हैं वर्ल्ड बैंक ने, जिसमें उन्होंने बताया कि जो दुनिया में ट्रेड यूनियन ने क्या क्या पॉजिटिव काम भी किए हैं। बस इसके दुनिया अगर इंडस्ट्रियलाइज पहले पाकिस्तान से पहले इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज का सुन लें कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के अंदर जो कि कैपेसिटी बिल्ड डेवलपिंग कंट्रीज भी करते हैं। जैसे मैंने जापान की मिसाल आपको दे दी थी, इन पासिंग मैंने जर्मनी का जिक्र भी किया। जब जापान के अंदर उन्होंने या इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ने अपने स्पेशलाइज अदारे बना दिए हैं कि जिनका जो रिसर्च ओरिएंटेड है, पॉलिसी डायलॉग को फोस्टर करते हैं। इसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज की यूनियंस की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं ऑर्गेनाइज करने में लिए। कैसे हम ट्रेड यूनियन, हम ये एक प्लांट के अंदर यूनियन बनाए फॉर एग्जांपल, कैसे जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं, कैसे जो डोमेस्टिक सर्विसेज के अंदर ह्यूज पार्ट है जिसमें ड्राइवर्स आते हैं, जिसमें मेड्स आते हैं या आती हैं, और जिसमें जो जो एक जगह से दूसरी जगह काम करती हैं डेली कुछ खातिन आके घरों के अंदर, या जो चौकीदार हैं घरों के, या ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इनको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। या इनफॉर्मल सेक्टर है ओवरऑल वो बहुत ह्यूज है। यानी पाकिस्तान या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर तो जो लार्ज यानी कि 3/4 मोर देन 3/4 जो वर्क फोर्स है वो या तो ज़राअत में है 40% प्लस, या वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। तो ये दो सेक्टर का निकाल, अगर दो सेक्टर कंबाइन कर लें तो ये तो मेजोरिटी ऑफ द वर्क फोर्स है पाकिस्तान की, जिसकी वॉइस टेक्निकली नहीं है। उसमें कुछ इंस्टेंसेस बने जैसे जो हॉकर्स हैं न्यूज़पेपर के, उन्होंने यूनियन बनाई है, उसके फायदे हो चुके हैं। जो फेस पे जो किताब की कीमत लिखी होती है उसका गालिबन 40% अब एक हॉकर को मिल जाता है, जो पहले नहीं होता था। तो उनकी इसमें उनकी तर्ज जिंदगी में बड़ा चेंज आया है। या कुछ ब्रिक वर्कर्स में भी ट्रेड यूनियन आ गई है, कोई लाल इजाजत दे दी है टू फॉर्म ए यूनियन। इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक वर्कर्स का हो गया है। लेकिन उसमें मसला ये कि रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बने हुए हैं। जब रूल्स, अब तो आपको तो लॉ का बैकग्राउंड है, मेरे रूल्स रेगुलेशन मैंने अभी तक नहीं बनाए हैं या मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसकी वजह से एनफोर्समेंट में बड़ा मसला आता है। फिर ये कि लॉ बना दिया, फैसिलिटी दे दी, एक्सेस दे दी, सोशल सिक्योरिटी का कह दिया भी आप कर सकते हैं, ईओबीआई का कह दिया आप रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन भाई उसके मुताबिक क्या ईओबीआई की या सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी है कि वो आउटरीच कर सकें इतने ह्यूज लोगों को। वो तो अभी फॉरवर्ड सेक्टर को कंप्लीट कर पा रहे हैं जहाँ के वो कर सकते हैं, तो इनको कैसे करेंगे वो। फिर ये कि इनका मैकेनिज्म क्या होगा। ये मैं तो आज नौकरी यहाँ कर रहा हूँ, कल मुलाजिम में किसी और का हो गया, तो ये मैंने जो कंट्रीब्यूशन मेरे मालिक ने दिया था वो पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट कैसे होगा, उसका क्या प्रोसीजर बनेगा। फिर दूसरे मसले मसाइल ये हैं कि जी कि मैं रिटायर हो गया, मुझे पेंशन ही नहीं मिल रही है, पेंशन के लिए धक्के खा रहा हूँ, या वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड से जहेज ग्रांट लेनी है या डेथ ग्रांट लेनी है। अब वहाँ एक लंबा प्रोसेस है, चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पे मैं रहा हूँ, जैसे आपने जिक्र किया तारुफ में, उससे पहले भी मैं रहा हूँ 84 से तकरीबन 89 तक मैं लेबर मिनिस्ट्री में भी रहा हूँ। बेसिकली लेबर नेशनल मैन पावर कमीशन का जिक्र आपने किया, पाकिस्तान मैन पावर इंस्टीट्यूट में मैं रहा हूँ, वहीं से चलता चलता आगे निकलता गया मैं दूसरा दारों के साथ। तो वहाँ ये कि इनकी कैपेसिटी हमारे पास नहीं है। फिर ये कि जो अगर आ जाए कि जी चलो जी लॉ बन गया, रूल्स रेगुलेशंस बन गए, एनफोर्समेंट कैसे करेंगे, उसके लिए ऑब्वियसली लेबर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, लेबर इंस्पेक्शन मशीनरी चाहिए। लेबर इंस्पेक्शन मशीनरी पाकिस्तानी नहीं, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एज होल बातें कर रहा हूँ मैं, उनके लिए भी बहुत कम है, मतलब इनसफिशिएंट है। इतना ह्यूज सेक्टर है और चंद हजार लेबर इंस्पेक्टर कैसे काम कर लेंगे। लेबर इंस्पेक्टर को आपने दे दी है एक पूरा जिला का, तुम इसको कवर करो, उसके बाद ना उसके पास ना उसको पेट्रोल दिया हुआ है ना परमिटेंस दी हुई है, वो खुद कहेगा अल्लाह वास्ते कि उसने नौकरी कर रही है, सारा पैसा इस पर तो नहीं लगा देगा कि वो जाके जो इंस्पेक्ट करे। फिर बाज़ लॉ बन जाते थे, पंजाब गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया था पहले कि जी इंस्पेक्शन नहीं, फैक्ट्रीज की इंस्पेक्शन नहीं हो सकेगी।
ये पहले लग गया था प्रायर प्रायर परमिशन बनना जरूरी है। तो ये सारी बातें जो हैं वो है, लेकिन ये कि जो कैपेसिटी बिल्ड करने वाली बात है, जिसमें कि अब आपने एक वॉइस बनानी है यूनियंस की, ताकि जब वो गवर्नमेंट से बात करें, या जब वो प्लानिंग कमीशन में जाएं, जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाएं, या वर्ल्ड बैंक IMF को डेलीगेशन से मिलें, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट कर सके, बता सकें कि भाई ये बात है। तो वो कैपेसिटी हमारे पास उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। उसके लिए जो जिक्र कर रहा था मैं कि जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज की यूनियन है, उन्होंने स्पेशल इदारे बनाए हुए अपने, जो मुल्क में तो रिसर्च कर ही रही हैं, इसके अलावा गरीब मुल्कों के, डेवलपिंग कंट्रीज के ट्रेड यूनियंस की कैपेसिटी बिल्ड करने में लगातार किरदार अदा कर रही है। इसमें जर्मन FES भी आती है, उसका भी किरदार आता है, उसमें अमेरिकन एक सेंटर है, उसका भी किरदार आता है, उसमें डेनिश की एक तंजीम का भी आता है, उसमें जापान की एक तंजीम का भी आता है। ऐसे यूनियन एस्टेब्लिश की हुई है। ये यूनियन एस्टेब्लिश की हुई है, ख्याल रखिएगा। उसमें एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे, रिसर्च पे बेनताज हो रहा है, और ऑर्गेनाइजिंग पे वर्क है। जब कैपेसिटी नहीं होगी तो कैसे काम कर लेंगे आप? तो ये हो रहा है। लेकिन ये कि जब तक अभी यूनिटी नहीं होगी हमारे अंदर, यूनिटी तो मेरे अपने अंदर है ना जी, यूनिटी तो मुझे खुद अपने देखना है कि मेरे इंटरेस्ट के अंदर है। जब यूनिटी बढ़ेगी तो फिर मैं ना सिर्फ जो फॉर्मल सेक्टर को कवर कर सकूंगा, यूनियनाइज कर सकूंगा, फिर मैं इनफॉर्मल सेक्टर में चला जाऊंगा। अभी तो इनफॉर्मल सेक्टर, अभी तो बास जगह अगर यूनियन चली जाए तो डंडे मारते हैं, तो सही मारते हैं, इसलिए वो समझते हैं ये आ गए हैं, ये काम रुकवा देंगे, ये हड़तालें करवा देंगे। हालांकि अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो हड़तालों का तनासुब है वो लगातार घट जा रहा है। अगर ऑफिशियल फिगर देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जहां जहां आप देखें वो कम कम होता जा रहा है। अब आ जाए थोड़ा सा, अब इसमें थोड़ा सा अगर लेबर लॉज का भी कर लें। लेबर लॉज जो है 18वीं तरमीम से पहले, 18वीं तरमीम तो जो जो कंक्रीट लिस्ट थी जिसमें 34+ एटलीस्ट, इसमें थोड़ा सा काइंडली अभी आते हैं 18वीं तरमीम पे। एक हमारा पॉइंट था, बिल्कुल इस पे चाहे शॉर्ट हमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। डिसेंट वर्क वेज एंड वर्क प्लेस, ये जो 3W हैं डिसेंट के साथ कनेक्टेड, इस पे भी बात हो रही है, वर्क वेज एंड वर्क प्लेस। इस पे काइंडली थोड़ा सा बताएं कि ये क्या एजेंडा है, हम हमारा और इस ILO के इस एजेंडा में अभी कितना गैप है? पाकिस्तान डिसेंट वर्क कंट्री प्रोग्राम ILO का जो है, उसमें गालिबा 3rd प्रोग्राम में शामिल हो चुका है। लेकिन डिसेंट वर्क है क्या? डिसेंट वर्क बेसिकली ये कि रोजगार की मौके जो कि पैदावारी हो, उनकी फराहमी हो, वो मिलने चाहिए। क्योंकि रोजगार कैसे या वाली को हकूक मिले, वर्कर्स राइट्स। दूसरा ये कि डिजिटल वर्क ये भी कहता है कि भाई ये सोशल प्रोटेक्शन कवरेज हो, कि मतलब मैंने रोजगार कर लिया, बीमार हूँ तो मुझे ये हेल्थ का मतलब चाहिए, मुझे हेल्थ लीव मिलनी चाहिए, अगर मैं खातून तो मुझे मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, और 3 माह की तो गवर्नमेंट देती है। प्राइवेट सेक्टर कितने लोगों को देता है? लेकिन डिजिटल ये कहता है जहाँ जहाँ आप काम कर रहे हैं, एक तो पैदावार होना चाहिए, रोजगार आपका हक है इसलिए मिलना चाहिए, और सोशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, और साथ में जिस पेंशन होनी चाहिए। साथ में ये कि सोशल डायलॉग होना चाहिए। ये भी आका और आका का और उसका मजदूर का रिश्ता नहीं मंजूर मुझे अल्लाह बैठ के डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। वैसे भी ऑर्डिनेंस से पाकिस्तान के एक्शन क्या हुआ है? अभी जो IRS आए हुए एक्ट आए हुए हैं उसमें कहता है कि जी कि ये चीजें कर सकते हैं आप लोग, ये उसमें कर सकते हैं। लेकिन जैसे पहले जिक्र किया था, इन तमाम के लिए जो फैसिलिटेटर, जो सबसे इम्पोर्टेंट एबलिंग मेजर है, वो पाकिस्तान के लेबर लॉज हैं। लेबर पाकिस्तान के क्या है? लेबर अगर है तो वो, जिसमें पहले जिक्र किया था, जो है रूल्स रेगुलेशन इफेक्टिव नहीं है। फिर ये कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है। अगर आप चले जाएं, लॉ बन गया है, लॉ बन गया जी, बना दिए लॉ हमने। जैसे ये मेरे ख्याल डोमेस्टिक वर्कर्स का लॉ बना दिया हमने, वर्कर्स का लॉ बना दिया। भाई लॉ बन गया, इसको इम्प्लीमेंट करो, एनफोर्स करो। इसको एनफोर्समेंट का जिक्र मैंने पहले कर दिया कि कैसे उसको एनफोर्स कर दें जब कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंशियल एंड मैन पावर बोथ। जैसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम के अंदर इतनी चेंजेस आई हैं,
कि आप वो एडिशनल एक इंस्पेक्टर जो साहब है उसको इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब है लेबर इंस्पेक्टर जो लेबर इंस्पेक्शन सिस्टम के अंदर बाकायदा एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ये पूरे को रीइनोवेट कर, उसकी एनहांस करें, उसमें नई नई इक्विपमेंट्स लेके आए, उसमें क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बढ़ाएं, उसमें लेबर इंस्पेक्टर्स को तादाद घंटा बढ़ाया जाए, फिर जाके आउटरीच को बढ़ाया जाए। फिर बात यहाँ पे होम वर्कर्स कर लिए, लेबर इंस्पेक्टर भी उतने ही है, एक चंद आपने बढ़ा ली है, तो होम वर्कर्स को कहाँ पहुंचेंगे वो? ये डोमेस्टिक सर्विसेज को कहाँ कवर कर सकेंगे? या ब्रिक वर्कर्स को कहाँ कर सकेंगे? ब्रिक वर्कर्स में चले जाएंगे तो वो तो उनको डंडे मार के निकाल देंगे। मैंने वैसे में गया हूँ, सर्वे किया है मैंने, मैं कई जगह देखा है यूनियन हुई है और वहाँ काफी काम कर रहे हैं। ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ में अगर वर्क प्लेसेस में अगर आप देख लें, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, चले यहाँ बन जाती है। जब 1998 में मेरी नौकरी सिंगापुर में हुई, तो जब मैं पहले दिन अपने बॉस से पहले मिला, पहले तो मुझे उन्होंने रिसीव करने के होटल में ले गए, कहीं ये आपका होटल है, जब तक आपको कोई घर ना मिल जाए किराए के ऊपर, जिसको जिसको तो किराया भी वो देंगे। तो नेक्स्ट डे मैं आपको आऊंगा और आपको मिलकर चला जाऊंगा बॉस के पास। बॉस के पास गया, बॉस ने कहा जी मैंने आपके लिए कमरा रेनोवेट कर दिया है, अगर उसमें कोई पेंट वगैरह आप समझते हैं सही नहीं हुआ तो मुझे बता दें, वो हो जाएगा, और आप स्कैन थ्रू करें हमारे डॉक्यूमेंट्स को कुछ दिन, फिर मैं एक हफ्ते बाद आपसे बात दोबारा करूंगा। कमरा भी था, एक सेक्रेटरी भी थी जो मिल पार्ट टाइम मिल गई थी, आधी थी आधी दूसरे डायरेक्टर की थी। वहाँ तो शेयर करते हैं, हमारी तरह नहीं, पीए भी है और स्टेनो भी है और पीएन भी है और नायब कासिद भी है, वो वगैरह वगैरह, वो एक काम सब कुछ करने पड़ते हैं कहाँ का था। तो ये उसके बाद कहने लगे, उसके बाद सेफ्टी हेल्थ आ जाए, वो प्रॉपर एग्जाम थे, सारे इंस्टीट्यूट गए हुए थे और बाकायदा क्या कहते हैं सफाई का इंतजाम था, कॉकरोच एक बार नजर नहीं आता था। ये नहीं है सिंगापुर की किसी भी बिल्डिंग के अंदर जो इंतजाम किया हुआ है। तो वो ये दफ्तर को देखा मैंने, लाइट का इंतजाम था, प्रॉपर था। लाइट में उन्होंने मुझे कहा कि कोई जरूरत मस्जिद तो बताएं, आप जैसे कम होती जा रही सूरज की यहाँ, तो मुझे लाइट जलानी पड़ेगी, लेकिन शायद अब टाइम ज्यादा हो गए, मेरा ख्याल है कम खत्म कर देंगे, फिर कोई बातचीत कर लेंगे, तो लाइट का काम पहले से करूंगा। या ये कि अब बांग्लादेश चले जाए, फायर फाइटिंग का देखें, बांग्लादेश में जो फायर है वो अभी तक लोगों के जहन के अंदर बैठी हुई है। वो अभी कितने लोग मर गए थे यहाँ भी, जो जो ये फैक्ट्री फायर हुआ था जिसमें कि 200+ लोग जिंदा जल गए थे, वो अल्टीमेटली निकला, वो बेसिकली वो मतलब उसका लैप्स नहीं था एम्प्लॉयर का, बल्कि बेसिकली वो कसूर यह था कि इसमें इन्होंने कुछ जो प्लेसेस है अनसेफ है, मेजोरिटी अगर इन्फॉर्मल सेक्टर में चले, कंस्ट्रक्शन साइट है आप, की साइट ले लें आप, वहां तो खुदा ना खासा फिसला तो आगे उसमें किल में चला जाता है। मैं तो कुछ सर्वे किया, मैं वो वहां जो जब जहाँ से वो हवा निकलती है बाहर, उसके ऊपर एक ढक्कन रखा होता है, मैं पूरा रोज, तो ये इंतजाम नहीं है। एक्सपोर्ट में फीस लेने, अगर आप ज़राअत की बात करते हैं, हमारी ख्वातीन जो कॉटन को पिक करते हैं करके, उनके ऊपर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया हुआ होता है, पीछे उनके बैक पर बच्चा बैठा हुआ होता है, जो पिक करती हैं तो उसके ऊपर जो लगा हुआ तो ज़्यादा उड़ के माँ के भी या वर्कर जो है उसके भी नाक पर जाते हैं और बच्चे के चले जाते हैं। उनके हाथ जो है, अगर आप कभी देखें ज़राअत के अंदर, आप अपने इलाके में जाकर देखें, तो उनके हाथ की उंगलियां जो हैं वो बहुत खराब हो चुकी होती हैं। ये हमारा जो है इन्फॉर्म ये वर्कशॉप ले लें आप, मैंने आज तक नहीं देखा कि हमारे जो ये कार मेंटेनेंस में जो रिपेयर होती है उसमें वर्कशॉप नाम होता है, उसमें जहाँ क्या कहते हैं जोड़ लगता है वहाँ उसने ऐनक पहनी हुई हो लाल, कह के थक जो नहीं पहनते वो लोग, पेंट करने वाले पेंट कर रहे होते हैं एक अंदर कमरे के अंदर, जब कमरे के अंदर पेंट करेंगे तो सारे ज़राअत आपके अंदर जा रहे हैं। मास्क पहनना, घर के अंदर कंस्ट्रक्शन का बहुत काम हो रहा है आजकल, मास्क पहन नहीं पाते, कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, पेंट करते हैं वो सारे ज़राअत अंदर जा रहे हैं। उसको क्या होता है कि जितने भी पेंटर्स हैं, इवन घरों के अंदर पेंट करने वाले भी, उनकी लाइफ देखें कि 15 साल में खांसी शुरू होती है उनको। तो ये सारे ये वर्क प्लेसेस के डायलमास है असल में, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो है, इन्फॉर्मल सेक्टर में मेहनत ज्यादा है।
और कंस्ट्रक्शन साइट वैसे देखें कितनी डेंजरस है, अक्सर लोग गिर जाते हैं। जब जब बिल्कुल मैंने सही। एक घर बनाया था तो मैंने सिक्योरिटी का कहना जी कुछ नहीं होता, कानून होता है, कानून नहीं होता। तो ये बातें जो है कि वो समझते हैं कि ये ये बुजदिली वाली बात है और ये बहादुरी वाली बात है, खड़े हुए हैं इसके ऊपर, लेकिन ये नुकसानदेह है। नुकसानदेह सर। अब और ये मेरे ख्याल है जी, ब्रिटिश टाइम भी हमारा अभी बस गुजर रहा है, लेकिन हमारे तो एक दो पॉइंट अभी एड्रेस करने वाले हैं सर। अभी 18th अमेंडमेंट के बाद ईओबीआई और वर्कर वेलफेयर बोर्ड ये मोस्ट अफेक्टेड और सॉर्ट ऑफ वी कैन से डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कुछ कहते हैं अनडिसाइडेड है, मैं उनमें हूं जो कहते हैं कि नहीं, इस पे वो सीसीआई ने भी कह दिया है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने, कि ये फेडरली मेंटेन्ड होंगे। तो ये 18th अमेंडमेंट ने कितना हिट किया इन लेबर लॉज को, और इंक्लूडिंग ईओबी वर्कर वेलफेयर फंड के हवाले से, इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर? 2006 जनवरी में जब मुझे जो जॉब की थी मुझे, उसका पहला पहला ये ना चलाएं, पिछला आगे की चलाएं। जो जो पहली असाइनमेंट थी वो ये थी कि पॉलिसीज बनानी है एम्प्लॉयमेंट की, माइग्रेशन की, एचआरडी की, और दूसरा था जी लेबर लॉ रिफॉर्म करने हैं। तीसरा आपका था जी सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करने की रिकमेंडेशन देनी है आपने। ये मेरे जो सर पे बाल नहीं है तो रिफ्लेक्ट नहीं, और रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही उसकी अब लाइट जलने से। नहीं नहीं सर, तो लाइट वो परफेक्ट है। तो उसमें ये कि वो दो जस्टिस शफीउर रहमान कमीशन बना था, उनकी रिपोर्ट आई हुई थी जब 2001 में वो की लेबर पॉलिसी उसकी बुनियाद पे बनी थी, जिसमें उन्होंने कहा था बड़े उसमें कि इतने अपडेटेड लॉज हैं, 100+ हैं, में ओवरलैप करते हैं, कम डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोडिक्ट करते हैं, आप डिफाई कर रहे हैं। उन्होंने शायद 5 या 6 कि आप इसके अंदर कर दें, एक इंडस्ट्रियल का ऑर्डर बना लें, एक सोशल सिक्योरिटी का बना लें, वो एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का बना लें, जो एक वर्किंग कंडीशन का बना लें, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन का बना लें, सारे कर हो जाएंगे। अच्छा, उस पर लेबर रिफॉर्म पे काम शुरू हुआ। मेरे पास एक डायरेक्टर लेबर लॉज भी है जिनका काम ये था एक्सक्लूसिवली काम इसके ऊपर कर रहे हैं। फिर क्लासिफिकेशन काम भी शुरू किया हुआ था। अब ये था 18वीं तरमीम से पहले, और उसके बाद पता नहीं 18वीं जो उसका मेरी नौकरी, मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था ऑब्वियसली। जो ये पेरोल पोस्ट होती है MP1 की जो होती है, उसके बाद क्या हुआ कि जब हम ये 18वीं तरमीम आई तो सारा काम ताला लगा दिया गया, जो कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको दीमक लगनी शुरू हो गई, और ये चला गया प्रोविंसेस के पास। जब फेडरल गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं थी इतनी कि इनको क्लासिफाई कर ले, कोडिफाई कर ले, उसकी बेस पे वो रूल्स रेगुलेशन बना ले, उसके बाद एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग कर ले, स्ट्रेंथन कर ले, तो प्रोविंसेस में कहाँ होगा। खासतौर पे बलूचिस्तान की मिसाल आप ले लें, या पार्ट टू सर्टन एक्सटेंट आप KP की मिसाल ले लें आप। एक तो ये 18वीं तरमीम से नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान ये हुआ कि बेसिकली अगर आप देखें सोशल प्रोटेक्शन या सोशल सिक्योरिटी ऐसी चीज है जी एक होनी चाहिए दुनिया पर किसी मुल्क के अंदर। हमारे यहाँ वेलफेयर बोर्ड भी है, वेलफेयर फंड भी है, जो कि प्रोविंसेस के फंड जो फेडरल गवर्नमेंट का है वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनको प्रोविंसेस को, तो वहाँ बोर्ड बन चुके हैं। हमारे पास सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन भी है, हमारे पास एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन भी है। ये सिर्फ वर्कर्स के लिए जो कंट्रीब्यूशन बेस्ड है, या वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट की बेस के ऊपर है, जो कि WWF और WWD को उसको क्यों पैसा मिलता है, बोर्ड को मिलता है। बिल्कुल। अभी ये चल ही रहा था कि इसको स्ट्रेंथन करें। मुझे याद है, जब उस वक्त मेरे मिस्टर साहब ने कहा था, मैंने कहा जी सर ये तो इतना पॉलिटिकल इशू है इसका कि आप करा लेंगे। उन्होंने कहा जी आप मुझे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कैसे जो वर्केबल हो, मैं प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से इसकी अप्रूवल ले आऊं। वो अभी इस पे सोच रहे थे तो वो 18वीं तरमीम आ गई। उसके बाद सबसे पहले खड़े हो गए ये उसके, उस जमाने में चूंकि गवर्नमेंट कोई और थी, शायद पीपल्स पार्टी की थी, टू वेरी स्पेसिफिक, तो सबसे पहले पंजाब गवर्नमेंट ने कहा जी कि ईओ पे ही हमें मिलना चाहिए, हमारा हमारा है 18वीं तरमीम की रोशनी में।
वो उससे बातचीत करना शुरू हो गए, प्रोसेस शुरू हो गया। उसने बलूचिस्तान वालों ने कहा भाई हमारे तो इतनी आमदनी नहीं है, हमारे जो स्कूल खुले हुए हैं उनको कौन चलाएगा, हाँ, ये तो नेशनल लेवल पे पैसा आता है तो उसमें हमें मिल जाता है। ऐसे ही केपी ने कहा कि भाई जो रिसोर्सेज हमारे जो आते हैं हमारे पास, जो आउटफ्लो, इनफ्लोज और आउटफ्लोज में बड़ा डिफरेंस है अभी भी, फिर वहाँ इंडस्ट्री अभी नहीं है, फिर वहाँ स्पेशल हालात की वजह से जरा और मसले आए हुए थे, उसका भी मसला आ गया था। खैर 18 तरह से उसमें तरमीम बन गया। अब उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई, जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो अब सिंध ने कह दिया कि जी हम तो इसको अपने लेके आएंगे, ये को उन्होंने लॉ भी बना दिया, अगर आपको याद हो, देखो आपने। जी, जी, देखो अब एम्प्लॉयर्स परेशान कि जी कि हम पैसे उनको दें या पैसे इनको दें, फेडरल गवर्नमेंट को। उनके लिए बड़ी आसानी थी कि फॉर द टाइमिंग इसको रोक लो, कह दो भाई पहले आप लोग फैसला कर लें कि जी कि हाँ, आपने क्या करना है। फिर ये सोचिए कि जो वर्कर्स वेलफेयर फंड से पैसा आया है, जो कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन कंपनीज प्रॉफिट से निकल के आता है, उसको जी, आप ऐसी जगह लगा रहे, मतलब एक लेबर कॉलोनी बनी हुई है, उसमें बिजली नहीं है, उसमें गैस नहीं है। कराची की मिसाल दे रहा हूँ आपको मैं। जी, जी, काफ़ी हैं, बिल्कुल उसके देखी भी है मैंने। हाँ जी। ये अब जितना जाया हो रहा है पैसा इनका, वो मतलब उसके हुँ, अंदर जो ट्राइपार्टाइट कमेटीज है उसमें जो नुमाइंदे बेसिकली वर्कर्स के और एम्प्लॉयज के ज्यादा होने चाहिए, वो पिक एंड चूज का मामला रखा हुआ है, अपनी पसंद के लोग ले पॉलिटिकल आते हैं। तो पॉलिटिकल ये अपॉइंटमेंट्स हाल मोस्टली होते हैं। ये हाल है बोर्ड्स का, वर्कर वेलफेयर बोर्ड का, सोशल सिक्योरिटी का, अगर आप कहें। सोशल सिक्योरिटी का आलम यह है कि मैंने एक सोशल प्रोटेक्शन की पॉलिसी केपी की बनाई हुई है, उस सिलसिले हुँ, में हुँ, मुझे कंसल्टेशन करनी पड़ी है। तो हुँ, हुँ, उस प्रॉमिस में तो जो बड़े फोर्थ कमिंग थे, मतलब गवर्नमेंट के अफसरान भी कि जी ठीक है आप दें तो हम कुछ का अमल करेंगे। उन्होंने बताया है कि एक एनफोर्समेंट जो है इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म बनाया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर को इंचार्ज बनाया गया, वो सबको एक जगह लेके आ रहे थे, हुँ, बैतुल हुँ, माल हुँ, वगैरह को भी लेके आ रहे थे, तो वो सोशल प्रोटेक्शन को एज ए होल ले रहे थे। तो वो सही। अभी चल ही रहा था कि करें। तो अब आपने ईयूबी का जिक्र आ गया, भाई वो अभी हुँ, तो सोशल सिक्योरिटी का ये हाल है कि वो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत चल रही थी उनके दोस्तों के साथ। उन्होंने कहा जी कि अगर आज सारे जो रजिस्टर्ड लोग हैं हमसे हमसे क्लेम करने आ जाए हेल्थ का, हम नहीं दे सकते उनको। नहीं दे सकते। हुँ, जब अब रजिस्ट्रेशन कितनी है, अगर इतने एम्प्लॉयज हैं आपके 70 100 हैं, तो उसमें से 40 जो रजिस्टर्ड होते हैं, हुँ, 60 हुँ, नहीं होते हैं। हुँ, 60 जो है वो मतलब बड़ी मोहब्बत होती है एडमिनिस्ट्रेशन लेबर की में और एम्प्लॉयर में, वो मुकम्मल हो जाता है वगैरह वगैरह, जिसको लिफाफा कल्चर कहते हैं। जी, तो वेरी अभी अब ये चल अनफॉर्चुनेट। रहा था। अभी कैपेसिटी जो मैंने मिसाल दे दी आपको, तो एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन का काम ये था, पेंशन को स्ट्रांग करो, जी, पेंशन को स्ट्रेंथन करो, पेंशन के फंड्स को सस्टेनेबल जगह पे लगाओ। हुँ, हुँ, उससे आप अगर वो काम शुरू कर देंगे जो सस्टेनेबल नहीं है, अगर आप स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर देंगे बहुत ज्यादा, और वो भी रेकलेसली करेंगे, तो शायद वहां से रिटर्न नहीं आएगा। या आप उसको रियल एस्टेट में लगाना शुरू कर देंगे, रियल एस्टेट भी वो जाके 500 होटल बना रहे हैं लाहौर के अंदर फॉर एग्जाम्पल। वो जी, होटल शायद अभी तक बन नहीं पाया, तो पैसा तो लग गया उसके अंदर, तो लग पैसा गया। कहाँ गया? फिर आपने एक स्पेशल कंपनी बना दी जो उसके रियल हुँ, एस्टेट के लिए जो करती है, फिर आपने एक कंपनी और बना दी जो कि बेसिकली कोशिश करती है फंड्स को मैनेजमेंट कैसे करे। बेसिकली हुँ, आपको फंड मैनेजर चाहिए क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट, और फिर जी, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अभी भी एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन के पास जो पैसा है, यानी कि 70 लाख रजिस्टर्ड उसके लोग हैं, 5 लाख के करीब रजिस्टर्ड हैं जो पेंशनर्स हैं, उसमें 3.5 लाख एक्टिव पेंशनर्स हैं। बाकी हुँ, प्रोसेस है, कोई फाइल चल रही है, कोई मर गया है, उसकी बेवा के लिए करना है, अलहजल के आज। तो हुँ, अब हुँ, ये है कि फिर ये पेंशन भी पहले कंट्रीब्यूशन जो थी 7% थी, अब 5% पे आ गई है मिनिमम वेज के। चले वो भी कोई बात नहीं, कि वो आर्गूमेंट कर सकते हैं जी इकॉनमी जो है डाउन डाउन ट्रेंड है आजकल, तो उस लिहाज से अगर दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपोर्ट नहीं हो रही है उस ये पिछले चंद साल की बात करो, अब तो जी, एक्सपोर्ट ने रिवाइव किया है। तो ये हुँ, सूरत हाल है। फिर उसके अंदर लीकेजेस बढ़ी हैं, करप्शन बेहद ज्यादा है। अभी हुँ, एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन फेडरल लेवल पे नहीं चल पा रहा है भाई, आप उसको हुँ, प्रोफेशनलाइज कैसे कर सकते हो? मेरी बिल्कुल सही। नजर में नामुमकिन है। मतलब हुँ, मैंने एक थोड़ा सा वर्किंग पेपर तैयार किया था, उसमें लिखा था कि ये बड़ा जुल्म है अगर हमने इसको कर दिया है। ये एक हुँ, सोना सोना के अंडा देने वाली मुर्गी है जो जिबा कर रहे हैं हम लोग। हम जी, सोने का अंडा नहीं खाना चाहते, हम मुर्गी को जिबा करना चाहते हैं, मुर्गी जिबा होगी दीपक तो खत्म हो जाएगा।
एक बिल्कुल। एक्चुअल स्टडीज हुई है, तो वो जब मैं गवर्नमेंट में आया था, मिनिस्टर लेबर में, उन्होंने 2025 या 27 का कहा था कि जी ये हमारे पास फंड्स खत्म हो जाएंगे। अब हमने क्या कर रहे हैं कि वो पेंशन बढ़ाए जा रहे हैं पॉलिटिकल गेन्स के लिए, कि ऐसे हमने इतनी कर दी, मेरी गवर्नमेंट ने इतनी कर दी। लेकिन ये कि उसको फंड्स कहाँ से, फंड्स को मैनेज करें पहले, फंड्स को सस्टेनेबल एवेन्यूज में इन्वेस्ट करें ताकि रिटर्न आए। देखे ना, ये पेंशन तो मेरे जो जिन लोगों ने आज कंट्रीब्यूशन शुरू किया, वो तो 30 साल के बाद पेंशन के लाइन में आएंगे, तो उनको उस वक्त जरूरत और पड़ेगी पेंशन की। तो हर और साल नए उसमें लोग आ रहे हैं, पुराने निकल रहे हैं, तो ये एक बड़ा निकलना। ह्यूज इशू है जिसको हम्म, जिसको देखना पड़ेगा कैसे इसको टैकल कर सके। और अभी तक हम्म। मेरा ख्याल है किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली टेकअप नहीं किया है, ऐसे सीरियसली। ऐसे ईओबीआई में चूंकि वो लेंथ ऑफ सर्विस ज्यादा है ना, उसमें तो कम से कम 50 साल पॉलिसी रिक्वायर्ड है। आज का जो न्यू एम्प्लॉय इंश्योर्ड हो रहा है 18 साल या 20 साल की उम्र में, वो सबसे पहले यही पूछता है कि जी ये ईओबीआई जब 2050 में मैं जाऊंगा, ये डिपार्टमेंट होगा या नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट रिपोर्ट्स कुछ और बता रही हैं। तो वो कहता है मेरा कंट्रीब्यूशन की श्योरिटी क्या है कि इसके अगेंस्ट मुझे कुछ मिलेगा। और जिन लोगों ने पिछले 42 साल कंट्रीब्यूशन पे कर दिया है, उनका मौकफ सुने तो वो भी अपने राइट पे हैं कि जी ये कम से कम मिनिमम वेज तो दें, आप आज भी 8500 रुपया दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह के चैलेंजेस हैं, और मेरे ख्याल से थ्रू लेजिस्लेशन ही इनको एड्रेस किया जा सकता है। पार्लियामेंट के पास 18th अमेंडमेंट के बाद ईओबीआई की प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं गई, यही वफाक और सूबाई के चक्कर में। तो अभी पार्लियामेंट से अगर करवा ली जाए मिनिमम वेज इसके ईओबीआई के पर्पस के लिए कि कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाए, तो शायद कुछ 2027 की बजाय कुछ और आगे चला जाए ईओबीआई, और जो है कुछ लोग और बेनिफिट इससे ले लें। मिनिमम, आपने मिनिमम वेज का जिक्र किया, हालांकि ये जिक्र यूएस कर रहे थे, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ कि ये सर मिनिमम वेज जो है 17,000 अनाउंस की हुई है हमने अभी, ये कितनों को 17 मिल रही पॉइंट है? बहुत कम, बहुत कम। 12,000, 11,000, 10,000 पे तो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को मिले जो कि क्वालिफाइड मास्टर्स लेवल के, एमफिल लेवल के हैं। जी मैं ऐसे ऐसे। 10वीं को तो मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मतलब अब ये बताएं कि ये मिनिमम वेज, एक टीचर मुझे मिला, कहेंगे मैं क्या कर रहे हो आजकल, कहेंगे नौकरी नहीं मिली तो मैं ये कर रहा हूँ। मैं तनख्वाह कितनी, कहेंगे 10,000। मैं कहा अपने हम्म, प्रिंसिपल जाके कहना कि तुम मुझसे मिले थे, मैंने ये कहा है कि अपने प्रिंसिपल जाके कहो कि ये हम्म, इलीगल है। अगर हम्म, आज ये पता चल गया है लेबर इंस्पेक्टर को या इसको इंस्पेक्शन मैकेनिज्म को, तो आपको पकड़ के ले जाएंगे कि आपने ये जी वायलेट किया हुआ है लॉ को हमारे। फिर मिनिमम वेज डिटर्मिनेशन कैसे होती है? आपने 17,000 अनाउंस कर दी, किस में अनाउंस की आपने? वो बिल, फाइनेंस बिल में कर देते हैं। भाई कोई मैकेनिज्म बनाए जिसके अंदर एक मिनिमम वेज काउंसिल बनाए, जिसके अंदर एक्सपर्ट्स भी हो, जिस लिटरली एक्सपर्ट्स हो, वो काम करे, फंक्शनल हो, जिसके हम्म, अंदर एम्प्लॉयज के नुमाइंदे हो, वो बताएंगे भाई हमारा बहुत अच्छा हाल है, हमारा बहुत बुरा हाल है। अगर जी बुरा हाल कहें तो फिर एम्प्लॉय वर्कर्स नुमाइंदे बैठे हुए हों, बताएं जनाब इस फैक्ट्री को तो हम जानते हैं इतना प्रॉफिट इसने ले लिया है। तो मिलके जी अल्टीमेटली वो जो प्रपोज करे वो कंसेंसस बेस्ड मिनिमम वेज होनी चाहिए। बिल्कुल आप एग्जैक्ट। आउट ऑफ द ब्लू आप जो है वो एक मिनिमम वेज अनाउंस कर देते हैं, 15,000, 16,000, 17,000, 17,500। ये देखते नहीं कि आए ये इस रिक्वायरमेंट्स वर्कर की इतनी है, ये वर्कर्स रिक्वायरमेंट इससे बहुत ज्यादा है या ज्यादा है, आया ये बिल्कुल। एक एम्प्लॉयर अफोर्ड कर सकता है, ये नहीं कर सकता। मतलब वो क्या करता है कि अगर जितना ज्यादा उससे बोझ पड़ता है, क्योंकि 17,000 प्लस अगर मिनिमम वेज हो तो उसपे सोशल सिक्योरिटी अगर टेक्निकल लगे और एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट की जो कंट्रीब्यूशन जाए, तो ये बन जाता है 2,000, 20,000 प्लस। अब बाज हम्म, एम्प्लॉयज ये करते हैं, प्रेफर करते हैं कि जी वो मतलब आउटसोर्स कर देते हैं काम को, हमारी छुट्टी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट वर्क हम्म, देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स रख लेते हैं कि जी खत्म हमारा मामला। या ये कि वो हम्म। 90 दिन से कम की नौकरी दे देते हैं। तो इस तरह वो बेसिकली शॉर्टकट्स देखे ढूंढते ना, हैं जी। एक कानून की वजह से शॉर्टकट ढूंढने शुरू करते हैं, उन्हीं को रिन्यू करते रहते हैं, काम खत्म कराया उसके साथ, या उनको एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं देते हैं जो कि मैंडेटरी होता है। तो ये सारी बातें ये वर्कर्स की कंडीशंस को डिटेरियोरेट करती हैं इसके। लेकिन इसकी जहां और वजूहत है, वहाँ एक वजह ये है कि तो एम्प्लॉयर्स की भी स्ट्रॉन्ग लॉबी नहीं है। अब हम्म, एम्प्लॉयज फेडरेशन पाकिस्तान मौजूद है, लेकिन इसके हम्म, बावजूद भी उसकी रिप्रेजेंटेशन
इन बॉडीज में बहुत कम या निस्बतन कम है। वर्कर्स की भी नुमाइंदगी जो है वो जो जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी जो रिकग्नाइज्ड ट्रेड यूनियंस जो है नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखना चाहूँ कि पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के या नेशनल लेवल की जो चीता चीता फेडरेशन से कितने लोग जो है नुमाइंदगी करते हैं, तो पता चले कराची के अंदर तो सारे के सारे जो जिनको एम्प्लॉयज भी नहीं जानते, जिनको वर्कर्स नहीं जानते, वो नुमाइंदे बैठे हुए हैं अक्सरियत। इस दफा तो इसी तरह ही हुआ वो तकरीबन हर जगह। तो फिर उसमें काम नहीं होता ना। इसमें इसमें ये पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल गवर्नेंस का इशू है, ये बेसिकली गवर्नेंस का इशू है, ये गुड गवर्नेंस का इशू है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ग्रेटर कॉज के लिए होती हैं, उनके लिए जी आप सियासत ना करें तो अच्छा होता है, लेकिन हमारे यहाँ उसके ऊपर भी अपने गैस लेते हैं। मतलब मुझे बेसिकली मुझे दो की रोटी चाहिए, मुझे मेरे बच्चों को स्कूल चाहिए, एडमिशन चाहिए, उसकी कुछ किताबें चाहिए, उसके लिए मैं पीएचडी का स्कॉलरशिप रख दूं। हम्म भाई पीएचडी की स्कॉलरशिप तो उसको हायर एजुकेशन कमीशन देने को तैयार है, हम्म तो आप उसको पीएचडी कराने को तैयार है, आप उसको मेडिकल कराने को तैयार हैं। अल्टीमेटली जो इतना पैसा एक बच्चे या बच्ची पे लगेगा वो डिजर्विंग बच्चे पे लगता है, लेकिन हम्म इतना पैसा वो स्कूल के लिए चला गया, खत्म हो गया, हम्म प्राइमरी स्कूल के लिए फॉर एग्जाम्पल। या हम्म ये कि एक लेबर कॉलोनी बनने के लिए खत्म हो गया। अगर एक लेबर कॉलोनी सखर में उस इलाके में बन जाएगी 2006-7 के अंदर, जहां कोई हम्म, वर्कर्स है ही नहीं, तो पैसा तो जी जाया हो गया। पैसा हम्म तो वर्कर्स वेलफेयर वेलफेयर बोर्ड का या फंड का निकल गया। तो ये हम्म अगर वो ये म्यूचुअली डिस्कस करके निकाली जाती, एम्प्लॉयज को वर्कर्स को बिठाया जाता, तो शायद वो पास ना होने देते ऐसी बात है। जो एम्प्लॉयर दुरुस्त। बोले ज्यादा या वर्कर बोले ज्यादा, उसको नेक्स्ट स्टेज देते ही नहीं उसको। जी बिल्कुल सही सर। अभी हमारा आज का टाइम भी थोड़ा ऊपर चला गया। डिस्कशन तो ऐसी चल रही है और आपके एक्सपीरियंस की बेस पे कि इसको दिल करता है कि सुनते जाएं। और आप ये बेसिकली वो डाटा ट्रांसफर जिसको आज के दौर में कह लें कि आपका हम्म, माशाल्लाह हम्म, 45 ईयर एक्सपीरियंस है और हम जो अभी लर्निंग फेज में है, तो ये सॉर्ट ऑफ एक डाटा ट्रांसफरिंग चल रही है और जितना डाटा ट्रांसफर हो जाए उतना यूजफुल होता है। लेकिन अभी टाइम कंस्ट्रेंट को देखते हुए तो अपनी डिस्कशन को यहीं पे करते हैं सर, और थोड़े से कमेंट्स ले लेते हैं। अगर उनमें कुछ आंसरेबल हुआ तो उसको आंसर कर देंगे और फिर उसके बाद ठीक है। फाइनल देन क्लोज कर देंगे। तो मैं ये सर थोड़े से इसमें इरफान साहब ने ज्वाइन किया था हमें, ये हमारे सेशन में थे। ही सेइंग वेरी नाइस सर, गुड लुकिंग, थैंक यू इरफान। इस बाय सेइंग माशाल्लाह, थैंक यू। तोकीर इज सेइंग माशाल्लाह, थैंक यू। ये स्टार्टिंग में आई थिंक कमेंट्स थे। शकील साहब थैंक यू वेरी मच। ये उस वक्त वॉइस का इशू चल रहा था, वो एड्रेस हो गया था शकील साहब, थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग। मुनव्वर साहब फ्रॉम कराची, ये डेली कॉमरेड आई थिंक इनका है वो न्यूज़पेपर भी। तो ये गुड स्टेप, बट सिंध वर्कर्स आर इन वेरी ट्रबल। तो बिल्कुल हमने ओवरऑल इसका अहाता तो कर लिया जी, सारे वर्कर्स की बात की है हमने। उसके बाद शकील साहब कह रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक्सपर्ट ओपिनियन बाय सबूर साहब। जी थैंक यू सैयद शकील अहमद साहब, आप हमारे साथ थे। उसके बाद सर एहतशाम अहमद खान साहब कह रहे हैं गुड टू सी रिस्पेक्टेड सर, थैंक यू एहतशाम साहब। उसके बाद सर ये तोकीर साहब हैं, ही सेइंग it is generally seen that when you educate labor more and they come to get their legal rights, then they don't stop there. They start misusing union power against the employer, and employer don't want to go into lengthy legal processes, and courts generally favor workers. What do you say on this aspect of educating labor? ये मेरे ख्याल से हमने तीनों साइड का कैपेसिटी बिल्डिंग की जब बात कर दी है कि गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और यूनियन। इनका लास्ट पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको बता जवाब देता हूँ। इंडस्ट्रियल सर रिलेशंस एक्ट या लॉ के अंदर या ऑर्डिनेंस के अंदर एक क्लॉज है जिसको कहते हैं अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। जी जी। वो हर एक में है। हम्म। जो पंजाब में है, सिंध के अंदर है, केपी में है, बलूचिस्तान में भी है। उसमें हम्म लिखा हुआ है क्या क्या चीजें अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में आती हैं, एम्प्लॉयर्स की तरफ से भी और वर्कर्स की तरफ से भी। जी उसमें अब बस उसमें अगर आप गालिबन 8-9 एंट्रीज हैं, हर एम्प्लॉयज के लिए वर्कर्स के लिए भी। वो अब ये इनके इस पॉइंट को कवर करती हैं, लेकिन ये बेसिकली ये जिसका ये जिक्र कर रहे हैं जो अ, लगता ऐसा है कि शायद वहाँ जो आपने इन पासिंग जिक्र किया था कि जी वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं बहुत ज्यादा, वो उसमें चला जाता है ये।
तो देखिए, लेकिन ये कि अगर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस की तरफ चले जाएं, अगर एक जो जो आईआरए के मुताबिक वहाँ वर्क्स काउंसिल वगैरह बनी हुई हैं, तो उसके जब वर्क्स काउंसिल को इख्तियार दे दें बातचीत करने का, डिस्कस करने का, शायद वहाँ यह नहीं होगा। या ये कि ये भी देखें कि अगर एम्प्लॉयर कोई मतलब इलीगल इलीगल प्रैक्टिसेस नहीं अडॉप्ट कर रहा अपनी अपने ऑपरेशन के लिए, अपने अपने एंटरप्राइज के लिए, तो वहाँ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का एक वर्कर को रिसॉर्ट करना इतना आसान नहीं है, काफी मुश्किल है। तो ये सारी बातें इसमें, ये दोनों तो देखना पड़ेगा गलती कहाँ है, किस तरफ है। लेकिन मेरा ख्याल रखिएगा, मैं माइक्रो लेवल पे तो नहीं जाता। यानी कि जी अगर आप बिल्कुल जी, अगर हमारी एक जनरल जनरल पर्सपेक्टिव डिस्कशन। दे रही है, अगर आप एक प्लांट पे चले जाएंगे तो वो शायद अभी मैं नहीं बता सकूंगा, नहीं अगर आप वो कह वो देंगे जी वो कोहिनूर नहीं नहीं मिल हमारा सर। रावलपिंडी में जो उसको जी क्या हालात है। नहीं, हमारा ना, हमने किसी पर्टिकुलर प्लांट का ना किसी लोकेशन का, वो हमारे एजेंडा में ही नहीं है। हम तो एक जनरल ओवर ऑल, बल्कि ग्लोबल से शुरू हुए हैं, तो अभी नेशनल पे आए हुए हैं हम। अभी नेशनल से नीचे नहीं आए अभी हम। तो कोई सर ये, कोई और कमेंट तो नहीं है, जी कोई और जी कमेंट तो जी, नहीं है। शकील साहब कह रहे हैं, शकील हसन, सर व्हाट शुड वी डू इफ यूनियन इज इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटी लाइक थ्रेटनिंग द एम्प्लॉइज एंड somehow beaten them? Any forum is available except police. Any labor union forum is available where we can put complaint against. यानी ये विद इन लेबर के कहते हैं कि कोई उनका भी कोई पूछने वाला उनका फोरम है, अगर वो फिजिकली बीटिंग की बात हो रही है। पता नहीं ये कहाँ के हैं, मतलब ये कराची में है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है। अब जहाँ जहाँ कहीं भी ये हैं, वहाँ ट्रेड यूनियन के कुछ लीडर्स और फेडरेशन ऐसी हैं जिनके मुतालिक मशहूर है कि वो, उनके में करप्शन के एलिमेंट्स नहीं पाए जाते, जरासीम भी हम्म नहीं उनके अंदर। हम्म जैसे मेरा ख्याल है पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन की मिसाल आप ले लें, या आप हम्म। इसके अलावा ये पीडब्ल्यूएफ ही नहीं है, इसके अलावा भी ये नेशनल सेंटर्स हैं, वो लेकिन नेशनल चंद हैं। लेबर आप फेडरेशन, जी। आप उसमें देख लें, नेशनल लेबर फेडरेशन है वहाँ कराची के अंदर बड़ी एक्टिव है, डायनामिक है। बल्कि आज ही मुझे किसी का मैंने मैसेज देखा था व्हाट्सएप के ऊपर, उन्होंने कहा था कि जी कि ये इस फैक्ट्री के अंदर ये मसले मसाइल आ चुके हैं, इनको देखना हम्म पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जी एक्सेस ऑफ द वर्कर्स टू ये फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, डिनाइट की जा रही है। ये भी आया हम्म था जी कि पेंशनर्स के लिए बेहतर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हासिल करने के लिए एपीआई की। तो हम्म। ये ग्रुप बने हुए हैं जिसमें ये बातें चल रही हैं। तो ये जी बिल्कुल। वहां वहां से एक अगर ये मतलब आपको अगर ईमेल कर दें, इनबॉक्स कर दें आपको, तो आप देख लें उनको क्या कहते हैं। वो डिस्कस कर लेंगे, तो उनको इंडिविजुअली आप बता दीजिएगा बाद में कि कराची हम्म में या लाहौर में या इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में या पेशावर में ये लोग हैं जिनको आप जरा कांटेक्ट करके देखें, कि वो देखेंगे फिर वहाँ ये जो ट्रेड यूनियन ये काम कर रही है, तो फिर बातचीत करके देख लेते हैं उनसे कि भाई ये क्या बदमाशी कर रहे हो तुम लोग, आप दुनिया के मुतालिक बदमाशी खत्म करना चाहते हैं, अपने आप प्रमोट कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटीज हैं आपने, इसकी। जी बिल्कुल, आपने ये एक नया एवेन्यू बेसिकली बताया कि जो इनकी ये डेफिनेटली सीबीए या यूनियन कहीं ना कहीं एफिलिएटेड होगी किसी फेडरेशन के साथ, तो वहां उनको अप्रोच करके एक न्यूट्रल, अगर अगर आप भी कंप्लाइंट हैं तो न्यूट्रल व्यू पॉइंट वहां से लिया जा सकता है, ताकि आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट हो जाए। उसके बाद फिर सर एक दिलावर, जी प्लीज। इसमें सॉरी, इसमें एक वर्कर्स एम्प्लॉयर्स बायलेटरल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान भी बनी हुई है, हाँ जी, जो कि वेबको एम्प्लॉयर्स ने वेबकॉप, जी। उसके चैप्टर कराची इस्लाम लाहौर में, पंजाब पंजाब प्रोविंशियल चैप्टर पंजाब में भी है, केपी में भी है, हेड ऑफिस इनका कराची के अंदर है, और इस्लामाबाद में एक चैप्टर इनका है। तो कुछ मसला हो तो वो इनके, अगर वो हेड ऑफिस से बात करना चाहते हैं तो उनके सेक्रेटरी से बात की जा सकती है, जी हमारा ये मसला आ रहा है, मदद कर रहे हैं हमारी। तो उन्होंने भी जी कई कई मसाइल में मदद करने की कोशिश की। उसमें ट्रेड यूनियन के लीडर्स भी मौजूद हैं और उसमें एम्प्लॉयर्स के लीडर्स भी मौजूद हैं। बिल्कुल सही, जिसको बिल्कुल सही। मतलब लीड करता है एक एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉयर है, लेकिन उसके अंदर जो सेक्रेटरी लार्जली ये नॉर्मली जो है ट्रेड यूनियन का होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उस लिहाज से ये कि मैं, मुझे मालूम है उनके काम करने का। ये पाकिस्तान में यूनिक एक इनिशिएटिव हुआ था जिसमें वर्कर्स ने एम्प्लॉयर से मिलकर बनाई थी, जो बनी थी गालिबन 2002 या 2001 में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। उसकी विजिबिलिटी भी है, थोड़ा सा इश्यूज उनमें, उनका कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है पढ़ने को, देखने को।
सर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव लेबर लॉज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज इन ट्रू सेंस। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग से ही लिंक्ड मेरे ख्याल से चल रहा है सारा मामला, और इस पे हम बात कर चुके हैं। मजीद सर आप कुछ कहना चाहेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग को ना पॉलिसी डायलॉग पार्लियामेंटेरियन से बड़ा इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंटेरियंस के साथ उनके पास चले जाओ। मैंने देखा हर पार्लियामेंट में एक स्टैंडिंग कमेटी होती है ऑन लेबर के ऊपर। तो जो स्टैंडिंग कमेटी लेबर के ऊपर, जहाँ कराची सिंध में तो कराची है, पंजाब में तो लाहौर है, पंजाब असेंबली है, इस्लामाबाद में तो फेडरल कैपिटल है, मतलब नेशनल असेंबली है, सेनेट भी है इस्लामाबाद में, तो केपी में इसलिए केपी असेंबली है, बलूचिस्तान असेंबली है। उनके जो लेबर कमेटी है उसमें चूंकि सेक्रेटरी लेबर भी आ जाएंगे, उसके अंदर जो एम्प्लॉयज भी आ जाएंगे, इसके अंदर ट्रेड यूनियन के नुमाइंदे भी आ जाएंगे, उसमें एमपीएस भी बैठे हुए होंगे। और किसी ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कि एक इशू को कमेटी में लेके जाना। मतलब 18वीं तरमीम के सिलसिले में कमेटी में कई दफा लोग गए थे कि जी ये 18वीं तरमीम में ये जो एरियाज है जिसमें ईओबीआई है फॉर एग्जांपल, या इसमें जो अब देख रहे हैं लेबर लॉज की मिसाल ले लें, बनाने का हक पॉलिसी का और लॉ का एनफोर्समेंट का हक आपने दे दिया प्रोविंसेस को, और जो उसकी इंटरनेशनल रिपोर्टिंग है कंप्लायंस की वो इस्लामाबाद ने करनी है। ऐसे फिर दूसरी बात ये कि ऐसा जो डोनर्स एजेंसी उनके पैसे वैसे कम होते जा रहे हैं। अब चूंकि प्रोविंशियल एक लेवल पे डेवोल्यूशन बहुत अच्छी होती है, होनी चाहिए, पावरमेंट होती है, लेकिन हर चीज के लिए नहीं हो सकती ना। अब नेशनल कंप्लायंस जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस जो है, जैसे को लेबर स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ के स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी कंप्लायंस जो है उसकी रिपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट ने करनी होती है। वो कैसे कर लेगी जब तक कि वो रिपोर्ट नहीं लेगी? वो प्रोफेसर कह सकते हैं भी आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले, आपका इख्तियार ही नहीं। हम तो ये कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी और पॉलिसी मेकिंग शुड रिमेन विद फेडरल गवर्नमेंट, और वहां से एग्जीक्यूशन के लिए आप प्रोविंसेस को भेज दें जी, आप एग्जीक्यूशन आपने वो तो पहले भी थी, पहले भी देखे सिवाय यूओबीआई के और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के सारे जो एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट जो प्रोविंसेस के पास थी। कंकरेंट लिस्ट के ऊपर था ना, कंकरेंट 34 एंट्रीज जो कंकरेंट लिस्ट में उसको डिलीट किया इन्होंने, और 100 प्लस दूसरी भी की है या चेंज की है उनके अंदर। तो जब उसके अंदर जहाँ 34 में जहाँ और भी थी या 36 थी, मुझे सही याद नहीं आ रहा, उसमें से एक थी लेबर एम्प्लॉयमेंट, उसके अंदर लॉज भी आ गए, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी भी आ गई, उसके अंदर वर्किंग कंडीशंस भी आ गई, उसमें सोशल सिक्योरिटी भी आ गई, ईओबीए भी आ गई, सब आ गई उसके अंदर। जब वो आपने प्रोविंसेस को दे दी हैं, लकीली काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने ये डिसीजन लिया कि जी ईओबीआई जो वर्कर्स वेलफेयर फंड जो है ये फेडरल कैपिटल के पास रहेगा, वरना ये भी चला जाता। तो ये लकीली या इंसिडेंटली ये फैसला हो चुका है, बट टिल सच टाइम द प्रोविंसेस बिल्ड देयर कैपेसिटी, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। तो उस लिहाज से ये कि अभी काफी टाइम है, लेकिन अगर वो ये बिल्कुल रीराइट करना 18वीं तरमीम को मुश्किल है, लेकिन ये अंडू करना लेकिन चंद चीजों में बड़ा जरूरी है। जैसे एक यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए फॉर एग्जांपल, यूनिफॉर्म लेबर लॉज होने चाहिए फॉर एग्जांपल, और यूनिफॉर्म एनफोर्समेंट मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, प्रोविंसेस को दे दिया, लेकिन स्टैंडर्ड्स तो एक ही होना चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि मेरा कुछ है, सिंध का कुछ है, पंजाब का कुछ है, केपी का कुछ है। मिसाल ये है, तो रिपोर्ट क्योंकि हमने इंटरनेशनल लेवल पे करना है, तो उसको आप कैसे करेंगे? नहीं करेंगे तो पाबंदियां लग जाती हैं। बिल्कुल सही सर, तो पाकिस्तान का देखते हैं। बिल्कुल सही। और दिलावर खान तिनोली साहब कह रहे हैं मिनिमम वेजेस बोर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये शायद जिस वक्त हम सर वेज काउंसिल की बात कर रहे थे उस वक्त इन्होंने ये कमेंट किया है। इनका कमेंट भी ठीक है, लेकिन हम तो उसको लिंक कर रहे थे विद कॉम्पिटेंसी कि कॉम्पिटेंट नहीं, मैं बताता हूँ, मिनिमम वेज एग्जिस्ट करते हैं, वो इफेक्टिव नहीं है। वो इफेक्टिव नहीं है, मतलब वो मैंने कहा, इनको तनुली साहब का सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि इसका ये देखें कि वो जो मिनिमम जो बेसिकली सजेशन ये है कि एक वेज काउंसिल होनी चाहिए, जिसमें वेज डिटर्मिनेशन जो है उसके लिए एक्सपर्ट्स, एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स और गवर्नमेंट तीनों इन सब की कलेक्टिव वॉइस होनी चाहिए, विजडम होनी चाहिए, वो ये बताएं कि ये है। उसके बाद जो मिनिमम वेज बोर्ड जो प्रोविंसेस के अंदर है, उनका काम तो ये कि जो फेडरल गवर्नमेंट
मिनिमम वेज अनाउंस करती है, उसकी बेस के ऊपर वो कोई 50 या 150 प्लस अब एंट्रीज के ऊपर जो है, या जो डिफरेंट ट्रेड्स के ऊपर वो बताते हैं कि इसकी मिनिमम वेज इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी, निकाल के रख देते हैं वो। पंजाब में फिर डिटेल इस पे काम हुआ है। वो पहले तो इसकी प्रिंटेड फॉर्म में भी आया करता था, पब्लिश होता था, अब मुझे पता नहीं पब्लिश होता है नहीं होता, लेकिन मैंने ये इस्तेमाल किया हुआ है वो, कि जी मिनिमम वेज ये आ रही है वगैरह वगैरह आ रही है। तो वो बोर्ड बने हुए हैं लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। एक्सपर्टीज वो लेवल पे पुराना नाम है। वो पिछले वाले को अपडेट कर देते हैं, ये कह सकते हैं हम। उसके बाद सर शकील साहब, ये मेरे ख्याल से हाँ जी, इनका उस कमेंट से रिलेटेड है जहां पे हम इनको रेफर कर रहे थे टुवर्ड्स वेबकॉप या वर्कर फेडरेशन। तो ही सेइंग कि आई बिलोंग टू पंजाब, जहां पे इनका डिस्प्यूट बीटिंग का और ये इस तरह का था कोई मामला। तो उसमें अगर पंजाब में ये कहाँ है, सेंट्रल पंजाब में, तो इनसे कहेंगे जी कि जो मेरी नजर में अगर सेंट्रल पंजाब में है, लाहौर के इर्द गिर्द हैं, फैसलाबाद के करीब हैं, तो ये मेरे इनको मशवरा होगा कि सेंट्रल पंजाब में पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन का जो ऑफिस है लाहौर के अंदर, वो हेडक्वार्टर है, जी। और वहां जाके वो मिले हैं, उनके जो हेड हैं वो मैं किसी की बेंच तो किसी प्रोपेगेंडा नहीं कर सकता, लेकिन ये कि जी। वो ये कुछ बॉडीज में रिप्रेजेंट करते हैं। वहां जाके देखें कि अगर मर्ज को इफाका ना हो तो फिर आपको दोबारा बताएं, तो फिर कब मैं भी उनसे, हम भी बात कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं उनसे। जी बिल्कुल शकील साहब, आप बताइएगा मुझे, चाहे इनबॉक्स कीजिएगा डिटेल, फिर सर से फर्दर गाइडेंस भी ले लेंगे। और सर अभी हम मजीद जो है कमेंट नहीं ले रहे, और हमारा ये कमेंट वाला सेगमेंट भी अभी क्लोज्ड है। और अब आपकी तरफ से कोई ओवरऑल इसको सम अप करने के लिए या कोई क्लोजिंग कमेंट, देन फिर आज की एक्टिविटी को क्लोज करते हैं सर। देखें जी, की वर्ड्स हैं कि ट्रेड यूनियन के मसले मसाइल लेंगे जब तक कि उनकी डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। नंबर दो ये कि उनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, और नंबर तीन उनकी आउटरीच नहीं बढ़ेगी। जब वो नुमाइंदगी के करेक्टर को अपने जितना ज्यादा कर लेंगे, और जितने ज्यादा वो उसमें रिसर्च बेस्ड एडवोकेसी करेंगे, पॉलिसी डायलॉग करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, उतने वो इफेक्टिव हो जाएंगे। अगर वो ये नहीं करेंगे तो ट्रेड यूनियन पाकिस्तान की शायद उतनी इफेक्टिव नहीं है और नहीं रहेंगी, मजीद कमजोर होती चली जाएंगी ओवर द ईयर्स। और हमें मुकाबला करने, तो ये नहीं कि आप अमेरिका की मिसाल देख लें, आप फिलीपींस की मिसाल ले लें। बास ट्रेड यूनियन ऐसा भी करती हैं मुस्लिम मालिक में, वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाती हैं नेटवर्किंग के जरिए, एनजीओ के जरिए, जो लाइक माइंडेड हैं। जैसे ये फिलीपींस में बहनता ज्यादा है। अब देखिए ट्रेड यूनियन तो बेसिकली जब राइट टू ऑर्गेनाइज कलेक्टिव बार्गेनिंग पे लगे रहते हैं, तो ये जो आईएमएफ की पॉलिसी है, वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी है, इस पे कौन काम करेगा? तो वो क्या करते हैं कि वो एनजीओ जो कि लेबर फ्रेंडली, उनके साथ बैठ के काम कर लेते हैं, उनको कहते हैं भाई इसमें हमें कोई मदद कर दो हमारी। वो करते हैं, बड़े बाकायदा इंटरेक्शन होती है उनकी, बाज़ जगह ज्वाइंट मीटिंग्स करते हैं। ये फिलीपींस में नहीं है, इंडोनेशिया में जो ट्रेड यूनियन इस तरह आउटरीच करती हैं सपोर्ट के लिए। मलेशिया में भी है जहाँ तक मेरी मालूमात है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, श्रीलंका में टेक्निक नहीं है, इवन नेपाल में नहीं है जहाँ तक मेरी मालूमात है। इंडिया में भी नहीं। इंडिया में तो हॉस्टाइल हो जाते हैं, बात आते हैं। मसलन जो वर्ल्ड सेवा है उनकी तंजीम है, जिसने कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो जो जो, जो सर पे रख के काम करते थे उनको ऑर्गेनाइज किया है, और उनके वर्किंग कंडीशन को बेहतर इम्प्रूव किया है। वो कुछ नेशनल सेंटर्स वहाँ के उसके खिलाफ थे। ये तो ट्रेड यूनियन नहीं है, ये तो कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं करती है, तो ये कैसे ट्रेड यूनियन को इसका सेटिंग मिल रहा है इसको, वगैरह वगैरह। तो इनको आउटरीच करना चाहिए, इनसे इंटीग्रेट करना चाहिए। पाकिस्तान में भी ऐसी हैं, बड़ी बड़ी स्ट्रांग हैं, उनसे मिलके काम करेंगे तो उसमें वॉइस ऑफ दी वर्कर्स जो है ज्यादा सुनी जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। चले दूसरा सर। ये है कि चले दूसरा ये है कि यूनिटी बहुत जरूरी है। यूनिटी नहीं होगी तो रिसोर्सेज नहीं आएंगे, वॉइस नहीं बढ़ेगी। और तीसरा ये है कि फोकस करें इन दो चीजों के पास, पॉलिसी डायलॉग के ऊपर, पार्लियामेंटेरियन से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ के साथ, डब्ल्यूटीओ के साथ, जो कोई पॉलिसी, जैसे उनका जो एनुअल मीटिंग्स होती है उससे पहले देखेंगे इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं कि हमारे बारे में कोई बात हो रही है। ऑब्वियसली यूनियंस की कैपेसिटी नहीं है, तो जैसे जो कोई यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं
वहाँ लेबर फ्रेंडली जो है प्रोफेसर भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनके से भी बातचीत करें। इवन लॉयर्स होते हैं जो कि लेबर फ्रेंडली होते हैं, उनका आउटरीच करें, तो ये काम कर देते हैं। बिल्कुल नेटवर्किंग सही, कर लेना, बिल्कुल नेटवर्किंग सही। बनता जरूरी तो सर आज इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। और ऑडियंस के लिए है कि आज हमने सर से एक डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट कैनवस से सर देख रहे हैं सारे मामलात को। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है, नेशनल एक्सपीरियंस भी। तो सर से हमने आज लर्निंग की। और जो क्लोजिंग रिमार्क्स के अंदर हाईलाइट किया कि यूनिटी जो है उसको बढ़ाया जाए। और ये जो इम्प्रूवमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट से ही शुरू होगी। सेल्फ इम्प्रूवमेंट है स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिटी। एक वॉइस बनाए अपना, एक प्रॉपर एक लाएअमल हो, ताकि उसमें पॉलिटिकल डायलॉग में भी एंगेज हो। जैसे जर्मनी या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की सर ने बात की कि हमारी भी हम भी चाहेंगे पाकिस्तान के वर्कर रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो आईएमएफ के साथ डायलॉग में बैठे, वर्ल्ड बैंक के साथ डायलॉग में बैठे। और ये इसके लिए जरूरी है कि अपने एक ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक माइंडसेट से आई थिंक बाहर आने की जरूरत है। और वो स्पेसिफिक टारगेटेड या लिमिटेड एजेंडा से बाहर आने की जरूरत है। एक ब्रॉडर सेंस में मामलात को लेके चलें, और ताकि दोनों चीजों के लिए विन विन सिचुएशन हो। ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक ए मदर कंपोनेंट। और उसके बाद वहां से बेनिफिट और राइट्स और जो भी अपनी फैसिलिटीज अर्न की जा सकती हैं, ली जा सकती हैं, बारगेन की जा सकती हैं। मैं SIRP आज की सारी ऑडियंस की तरफ से, सर का वंस अगेन अपनी जात की तरफ से सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और तमाम ऑडियंस का शुक्रिया कि वो आज साथ हमारे जुड़े रहे। और आज की डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर सेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।